एमसीक्यू नंबर 39 क्या लिखा हुआ है कि 2 रजिस्टर ऑफ 7 मतलब 2 रजिस्टर है ऑफ 7 एक का मतलब आप इसको R1 क्यों से मतलब क्या है 7 ओम एंड 3 ओम दो रजिस्टर है। फर्स्ट का जो रेजिस्टेंस है वो 7 ओम है और दूसरे का सेकंड का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। अब आपसे क्या पूछे आर ज्वाइंट इन पैरेलल, उसको पैरेलल में ज्वाइन किया है द रेशियो ऑफ पावर। अब आपसे सिंपल क्या पूछ रहा है रेशियो ऑफ पावर। याद रखा मैंने पावर का लेक्चर दिया था बहुत ही डिटेल पर, वहाँ पर मैंने बताया था कि पैरेलल में हम पावर के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। पैरेलल में हम ये फार्मूला यूज करते हैं पावर के लिए, और सीरीज में हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं पावर का, आई स्क्वायर आर। ये हम क्या कब यूज करते थे, सीरीज में यूज करते थे, और इसको पैरेलल में यूज करते हैं। और आपको पता भी है कि पैरेलल में हमारे साथ क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर किसका रेशियो पूछा है, पावर, मतलब सिंपल आपसे P1 डिवाइडेड बाई P2 क्या मांग रहा है, सही है। इसी तरह ये R1 रेजिस्टेंस R1 ये है और रेजिस्टेंस R2 ये है, आपसे पावर की रेशियो मांग रहा है। सिंपल इस फार्मूले को अरेंज करो रेशियो की फॉर्म में, तो सिंपल ये P1 उसी तरह R1, पोटेंशियल तो क्या है सेम है, पोटेंशियल क्या है सेम, वोल्टेज क्या है। याद रखना जब भी आप पैरेलल में किसी भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम आती है, जबकि करंट क्या होती है डिवाइड होती है, जबकि सीरीज में क्या सेम होता है करंट। तो इसलिए P1 डिवाइडेड बाई P2, जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा सेम। इसी तरह P2 के लिए पर फार्मूला लिखो, P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2। सी दोनों में वोल्टेज है, वोल्टेज क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला हमारे साथ रेशियो सिंपल क्या आएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1। ये क्या बन गया, रेशियो बन गया। इसको अपने याद रखना है, इसको नोट करना है इस रेशियो को। आप सिंपल इसमें पुट करो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस रेशियो के तहत आप इसके आंसर को फाइंड करो। जो रेजिस्टेंस R1 क्या है 7 ओम और रेजिस्टेंस R2 क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो R ऑफ 2 रेजिस्टर्स ऑफ R1 एंड R2, सही है। R1 एंड R2 गिवन, R1 क्या है 7 और R2 क्या है 3 ओम, सही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका रेशियो क्या आएगा, P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू R2 आपके साथ क्या है, R2 3 ओम है, R2 क्या है 3 ओम, 3 डिवाइडेड बाई R1 क्या है 7 ओम, 3 डिवाइडेड बाई 7, तो रेशियो क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 7। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 3:7। बस सिंपल अपने फार्मूले को जेन में रखना है, बाकी कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 3:7, सही है 3:7। सही है P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, सही। तो इसलिए P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1। इसी तरह पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों फार्मूले में पोटेंशियल क्या हो गया कैंसिल हो गया, सही है। पोटेंशियल क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो वो कैंसिल हो गया। इस तरह पावर का रेशियो क्या बन गया R2 डिवाइडेड बाई R1, रेजिस्टेंस के साथ पावर का रेशियो ये बन गया। तो सिंपल आपको ये क्या है R2 डिवाइडेड बाई R1, तो रेशियो ये आ गया, आंसर आ गया इसके आपके पास। इस रेशियो को आपने नोट करना है, और भी इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर क्या लिखा है, मैक्सिमम करंट इज डिलीवर्ड व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज R। क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट डिलीवर होगा, सही है, और जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो R। ये सबसे आपके ज़हन में क्या आ रहा होगा, इस ऑप्शन ए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं वो 0 है, जो एक्सटर्नल मतलब लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, इंटरनल रेजिस्टेंस के। सी ऑप्शन में लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, जबकि डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि लोड रेजिस्टेंस इज हाफ, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब इसका आंसर क्या होगा, आपके जहन में इसका आंसर क्या होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ साइड, आपने इसको नोट करो, इस रेशियो के फार्मूले को नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है। आपसे क्या पूछा कि मैक्सिमम, याद रखना यहाँ पर क्या पूछा कि मैक्सिमम करंट इज डिलीवर, कब मैक्सिमम करंट डिलीवर होगा। याद रखना एक फार्मूला क्या है, एक हम ये क्या पूछता है, अब आपके जहन में ये फार्मूला ये आ रहा हो कि जब लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, तब हमारे साथ मैक्सिमम करंट डिलीवर होगा। मगर नहीं, याद रखना वो मैंने आपको पढ़ाया था कि मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी, जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट कब डिलीवर होगा, आपने वर्डिंग पर हो करना है। यहाँ पर किस चीज के बारे में पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट कब डिलीवर होगा, याद रखना जब क्या हो, लोड रेजिस्टेंस 0 बन जाए। किस तरह, यहाँ पर मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, ये बैटरी है, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस, सही है।
इसको आप क्या मानो, एक रेजिस्टेंस है। अब आपसे पूछे कि मैक्सिमम करंट कब डिलीवर होगी, याद रखना जब इस लोड रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस कम होगा तो चार्जेस यहाँ पर करंट क्या करेगा, तेजी से फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू करंट, क्या है, अपोजिशन टू करंट। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी, अपोजिशन कम होगी, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, यहाँ पर क्या करेगा, पास करेगा। तो याद रखना मैक्सिमम करंट इज डिलीवर, मैक्सिमम करंट कब डिलीवर होगा, जब लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो, मतलब यहाँ पर इस लोड का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, तब करंट क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, फ्लो होगा। जबकि ये सेकंड ऑप्शन किसके लिए, अगर इसी एमसीक्यूज को मैं थोड़ा चेंज करूं, आपसे पूछूं कि मैक्सिमम पावर इज डिलीवर, मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी, तब फिर आपने करना है कि जब लोड रेजिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये सेकंड ऑप्शन बनता है यहाँ पर। मगर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, जब लोड रेजिस्टेंस जीरो की इक्वल हो जाए तब करंट क्या होगी, मैक्सिमम डिलीवर होगी। सही है। इसके बाद 41 एमसीक्यूज में क्या लिखा है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ 1 और 2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई 1 एंड 2। आप इसको आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सिंपल, किस तरह आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शन ए में क्या, यहाँ पर रेजिस्टिविटी और यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि यहाँ पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब मैंने आपको बताया था कि मेटल्स या कंडक्टर्स जिसमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन हो, उसका अल्फा बी मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट बी पॉजिटिव रहता है। इसी तरह रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पर इसका अल्फा बी क्या होगा, नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या होगा, या रेजिस्टिविटी नेगेटिव होगा। अब ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन 2, मतलब क्या होगा, ये जो ग्राफ 2 है सेकंड है, ये सिलिकॉन का है एंड कॉपर। सही है, सिलिकॉन का है ग्राफ 2, जबकि ये क्या है 1, यहाँ पर ये 2 मिटा लो, यहाँ पर 1 लिखो। सही है, और एंड कॉपर 1। ये जो सेकंड ग्राफ है ये सिलिकॉन का है, जबकि ये फर्स्ट ग्राफ ये कॉपर का है। ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है। जबकि बी में क्या लिखा हुआ है, जीई, जो सेकंड ग्राफ है ये जर्मेनियम का है, जबकि फर्स्ट ग्राफ किसका है, कॉपर का है। ये बी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, निकल 42, ये जो सेकंड ग्राफ है ये निकल का है, जबकि फर्स्ट ग्राफ किसका है, सिलिकॉन का है। ठीक है, डी बोथ ए एंड सी। आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, याद रखना, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, कार्बन था, थर्मिस्टर था। इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, कर्व आएगा। इसका रेजिस्टेंस के साथ क्या है, टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, उसका रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये मैंने आपको बता दिया था। जब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, इसी तरह इसका रेजिस्टिविटी का भी टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स होगा। सही है। किसका, कौन से केस में, सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर थे, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, कार्बन था, थर्मिस्टर था। सही है। तो याद रखना सिलिकॉन, इसमें कर्व रिलेशन है, यह क्या है, ग्राफ कर्व आ रहा है। तो सिलिकॉन क्या है, वो तो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेकंड ग्राफ ये किसका है, सिलिकॉन, एसआई का है। जबकि फर्स्ट ग्राफ कॉपर का, ये तो मेटल है बिल्कुल, ये क्या है, कॉपर का है। ये ए ऑप्शन तो करेक्ट है। बी ऑप्शन जर्मेनियम, जर्मेनियम जीई का मतलब क्या है, सिंबल है जर्मेनियम का। सेकंड ग्राफ जर्मेनियम का, बिल्कुल जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, इन सब का ग्राफ क्या आता है, कर्व आता है। ये भी सही है, ट्रू। ये क्या है, जर्मेनियम का है दूसरा ग्राफ। जबकि एंड 1 क्या है, कॉपर, पहला ग्राफ क्या है, कॉपर का है। ये बी ऑप्शन भी सही है। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। जबकि थर्ड ग्राफ ये निकल 42, ये निकल का ग्राफ नहीं है, एंड सिलिकॉन 1, ये सिलिकॉन का नहीं है, ये सिलिकॉन का है, ये क्या है, निकल का नहीं है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन नहीं बन सकता है। अब इसके बाद when the एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज वेरिएबल, जब एक कंडक्टर हो, उसको अभी मैं यहाँ पर ड्रा भी करूंगा, जब उसका एरिया क्या हो, वेरिएबल हो, इज वेरिएबल विच रिमेन कांस्टेंट। बहुत ही मतलब एक आसान क्वेश्चन है, आपने इसको क्या है समझना है कि एक कंडक्टर है, उसका जब एरिया क्या हो, वेरिएबल, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, वेरिएबल हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो, वो कांस्टेंट ना हो। विच रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहेगी, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑल। आप सिंपल में यहाँ पर कंडक्टर बना रहा हूँ, आपको समझ आएगा। ये क्या होगी, बैटरी हुई, यहाँ पर एक कंडक्टर आप अटैच करो। सही है। ये कंडक्टर मैंने बैटरी के साथ अटैच किया। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरिएबल है। सही, कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल। आपसे पूछ रहे हैं जब एक कंडक्टर, इसमें से करंट गुजरेगा ना, इसमें से करंट मतलब क्या, करंट नहीं गुजरेगा। क्या पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या है, वेरिएबल है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, क्या कांस्टेंट रहेगा, इसमें से क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। याद रखना
करंट पहला ऑप्शन में करंट, दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरे में। अब मैंने आपको तमाम रिलेशन बताए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है, आपको बताया भी था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। अभी मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तमाम रिलेशन बताए भी थे एमसीक्यूज में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एरिया के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या है, एरिया के साथ, ये भी आपने याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए एक कंडक्टर का अगर एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, जिस तरह ये है, तो याद रखना क्या आपसे क्या पूछा है, क्या कांस्टेंट रहेगी। याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया पर इनवर्स रिलेशन, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया पर डिपेंड करता है। जबकि याद रखना करंट का आपका सिंपल फॉर्मूला, करंट किसके इक्वल है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या है, चार्जेस कितने टाइम में किसी भी एरिया से पास हो रहे। तो करंट क्या करेगा, नॉन वेरिएबल, मतलब इसका एरिया क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इस पर करंट क्या कर रहा है, एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है। करंट एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर पहले इस कंडक्टर का एरिया यूनिफॉर्म था तब भी करंट वही, अगर करंट क्या वहां से गुजर रहा था 10 एम्पेयर गुजर रहा था, तो बाद में भी क्या होगा, अगर इसका एरिया वेरिएबल हो जाए तो बाद में भी करंट कितना गुजरेगा, 10 एम्पेयर ही गुजरेगा, क्योंकि करंट एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है। करंट कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सही। जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पर डिपेंड कर रहा है, सही है। इसको आपने याद रखना है। इसके बाद द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस इनसाइड द बैटरी इज, द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस इनसाइड द बैटरी, मैं इसको मिटा रहा हूं, सही, आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है, 43 एमसीक्यूज क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस इनसाइड द बैटरी, के बैटरी के अंदर चार्जेस की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब एक बैटरी है, मैं यहां पर बना रहा हूं, सही है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सही है। बैटरी को यहां पर किसी भी लोड से अटैच करो, मतलब आपसे पूछा है कि द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस इनसाइड द बैटरी इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोथ, डी, नन। आप थोड़ा सोचो कि इनसाइड चार्ज मतलब बैटरी के अंदर, जो इनसाइड बैटरी के अंदर चार्जेस की डायरेक्शन क्या होगी। याद रखना अगर वो आपसे पूछे, मैं इस एमसीक्यूज को थोड़ा क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, चलो वो बाद में मैं करता हूं। इनसाइड क्या है आपको पता भी है कि आउटसाइड द बैटरी क्या है, आउटसाइड द बैटरी चार्जेस कहां से फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। मगर याद रखना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं, जबकि बैटरी के अंदर क्या है, चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव से। इनसाइड द बैटरी चार्जेस का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इनसाइड द बैटरी चार्जेस का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि नेगेटिव से यहाँ पर बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, चार्जेस को ईएमएफ देता है। चार्जेस को क्या देता है, ईएमएफ देता है। जब चार्जेस को ईएमएफ प्रोवाइड करता है, मतलब ईएमएफ क्या है, बैटरी के अंदर एक किस्म का पुश है, एक किस्म का क्या है, एनर्जी है। वो चार्जेस को ये एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वो नेगेटिव टर्मिनल से क्या है, लो पोटेंशियल वाला है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कम है, तो चार्जेस किस तरह हाई पोटेंशियल पर चले जाते हैं, वो बैटरी का ईएमएफ है। यहाँ पर बैटरी क्या है, ईएमएफ ही के जरिए यहाँ पर चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए फिर नेगेटिव चार्जेस क्या है, जो यहाँ पर चार्जेस है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो खुद क्या करते हैं, पॉजिटिव से सर्किट में फ्लो करते हैं। तो याद रखना इनसाइड बैटरी में जो चार्जेस का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। इसी एमसीक्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। ये भी आपने याद रखना है, लाजमी नहीं कि वो इनसाइड पूछे। चलो मैं इसी एमसीक्यूज को चेंज कर रहा हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस इनसाइड, अगर इनसाइड की जगह मैं क्या लिख लूँ, याद रखना इनसाइड की जगह अगर मैं आउटसाइड लिखूँ, द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस आउटसाइड द बैटरी। अगर वो आपसे पूछे कि आउटसाइड द बैटरी चार्जेस की डायरेक्शन किस तरह होगी, आउटसाइड द बैटरी, आउटसाइड ये क्या है, इनसाइड किस में थी, चार्जेस की डायरेक्शन इनसाइड में क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर वो आप इनसाइड की बजाय आउटसाइड लिखे कि चार्जेस की डायरेक्शन आउटसाइड में किस तरह होगी बैटरी, तो बैटरी में आउटसाइड जो चार्जेस की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। आउटसाइड चार्जेस की डायरेक्शन क्या होगी, आपको नजर भी आ रहा है, पॉजिटिव से मूव कर रहे हैं नेगेटिव, जबकि बैटरी के अंदर क्या है, चार्जेस का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि आउटसाइड द बैटरी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आउटसाइड अगर ऑप्शन आ जाए तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये तो फिलहाल इस एमसीक्यूज के तहत हमारा ऑप्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इनसाइड द बैटरी पूछ रहा है। तो इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, उसके बाद हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ।
अब एमसीक्यूज नंबर 44, एमसीक्यूज नंबर 44 में क्या लिखा है, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एनी टू साइड। मतलब आपने किसी भी दो साइड के दरमियान क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर इस दो साइड के साथ एक बैटरी अटैच की, मतलब यहाँ पर एक पोटेंशियल क्या क्या प्रोवाइड किया। तो मैंने इन दो साइड के दरमियान क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब करंट बैटरी से इस साइड पे आएगा, इस पॉइंट पर याद रखना, इस पॉइंट पर करंट क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। इस साइड पर करंट क्या है, जब बैटरी से इस साइड पर आएगा तो करंट को दो पाथ मिलेंगे, इस रास्ते से भी करंट गुजर जाएगा, इस रास्ते से भी करंट गुजर जाएगा, दो रास्तों से। तो जिस पॉइंट पर करंट डिवाइड होगा तो याद रखना वहां पर ये जो रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो रेजिस्टेंस को आपने किस तरह पहचाना है, सिंपल, जहां पर करंट डिवाइड होगा तो वो रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट इस साइड पे आ रहा है, कुछ करंट इस साइड पे आ रहे हैं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो गए। जबकि ये करंट फिर इस रेजिस्टर से गुजरेगा यहां से, फिर इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो जो करंट इस रेजिस्टर में गुजरा था वही करंट इस रेजिस्टर में गुजर जाएगा। सही, तो ये दो आपस में सीरीज में हो गए, क्योंकि जितना करंट इससे गुजर रहा है उतना करंट इससे भी गुजर रहा है, सीरीज में करंट सेम होता है। जबकि इस पॉइंट पर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट इससे गुजर रहा है, कुछ करंट इससे गुजर रहा है। तो इसलिए ये दो सीरीज में हो गए, ये दो आपस में सीरीज में हो गए, और ये अब फिर इसके साथ क्या हो गए, पैरेलल में। अब तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, 40 ओम, 40 ओम, 40 ओम। याद रखना इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले मैं इसको लॉन्ग तरीके से आपको क्या करूंगा बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक भी है। अब सिंपल ये दो सीरीज में, तो सीरीज में हम यहाँ पर मैंने लिखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर को हम सिंपल क्या करते हैं, ऐड करते हैं, R1 R2 जितने भी रेजिस्टेंस हो। जबकि पैरेलल में हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टर। अगर आपने पैरेलल में फाइंड करना हो, ये किसके लिए, पैरेलल के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जितने भी रेजिस्टेंस हो आप उसके रेसिप्रोकल को ऐड करते जाओ, आपके साथ आंसर आएगा। तो अब ये कि मैं क्या करूंगा, इन दोनों का आंसर, पहले ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में मैं सिंपल क्या करूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, सिंपल इन दोनों को ऐड करूंगा, 40 प्लस 40 क्या आएगा, 80 ओम। सही है, फिर ये दोनों क्या होंगे, इसका आंसर क्या आ गया, 80 ओम, इसका आंसर 80 ओम आ गया। अब ये दोनों क्या है, इसके साथ 40 ओम रेजिस्टर, ये दोनों क्या है, इसका आंसर 80 आ गया। अब ये दोनों क्या है, इसका एक आंसर आ गया। तो ये दोनों क्या है, इसके साथ, इस 40 ओम रेजिस्टर के साथ क्या है, पैरेलल में। तो अब सिंपल इन दो और 80 और 40 को क्या करो, पैरेलल में दोनों, उसका आंसर निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सिंपल रेसिप्रोकल ऐड करो। सही है, 1 डिवाइडेड बाई 40। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, बस सिंपल इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 80, तो ऊपर 1 आएगा यहाँ पर, प्लस 41 जार 40, 42 जार 80, तो 2 क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 80, 3 डिवाइडेड बाई 80, 1 और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। सही है, तो आपने क्या फाइंड करना है, ये इसका आंसर नहीं है, ये 1 डिवाइडेड बाई, ये रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टर है। सही है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टर। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टर क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ये 1 और इक्विवेलेंट रेजिस्टर। अगर आपने सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा 80 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर मैंने ये जो ऑप्शन लिखे हुए से, ये ऑप्शन मैंने नन ऑप्शन भी लिखा है, तो इसलिए मैं करेक्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आंसर क्या है, 80 डिवाइडेड बाई 3। बीटा ऑप्शन क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 80। सही है, आपको आंसर समझ आ गया क्या, 80 डिवाइडेड बाई 3। अब याद रखना, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल अगर उसके तीनों रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तीनों रेजिस्टेंस में अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अगर कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तीनों रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। सेम मतलब कहे अगर ये 40 था ये भी 40 होना चाहिए, ये भी 40 होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस क्या था, 10 ओम था, इसको भी 10 ओम होना चाहिए, इसका भी 10, मतलब तीनों रेजिस्टेंस क्या थे, सेम थे। तो फिर शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, फाइंड करना है ट्राइंगल के अक्रॉस। सही है, तो किस तरह शॉर्ट ट्रिक को मैं अप्लाई कर रहा हूं, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। इन दोनों में मतलब तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40। तो सिंपल रेजिस्टेंस क्या है, 40, तो यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई करो, 2 40 सर क्या हो जाएगा, 80, 2 40 सर क्या हो जाएगा, 4 1 4 4 2 80 डिवाइडेड बाई 3। आंसर क्या आ गया, 80 डिवाइडेड बाई 3 आया। यहाँ पर भी आपके साथ आंसर क्या आ रहा है, 80 डिवाइडेड बाई 3। तो आप अपना टाइम बचा सकते हो, शॉर्ट ट्रिक को क्या करोगे, अप्लाई करते हुए। शॉर्ट ट्रिक को अपने ज़हन में याद रखना है, और ये कब यूज करना है, ये तब यूज करना है जब ट्राइंगल के तीनों रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अगर ये 10 ओम था, ये भी 10 ओम होना चाहिए, ये भी 10। अगर ये 20 था, इसको भी 20 होना चाहिए, इसको भी। अगर ये 30 था, इसको भी 30 होना चाहिए, इसको भी। मतलब तीनों क्या होने चाहिए, सेम। लेट सपोज मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सही, अब 40 की जगह हमारे साथ आंसर क्या था, ऑप्शन ए, 80 डिवाइडेड बाई 3। इसका करेक्ट ऑप्शन 80 डिवाइडेड बाई 3। मैं क्या कर रहा हूँ, आप
अब मैं इस रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, सबको चेंज कर रहा हूँ। ये मैं दूसरा एमसीक्यूज बना रहा हूँ। सी हमने जो गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक हमने एमसीक्यूज सोल्व कर लिया। अब दूसरा एमसीक्यूज में सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। मैं आपको फाइंड करो कि कोई भी दो साइड के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड करो। सिंपल किस तरह फाइंड करोगे, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम है बाय ट्रायंगल के एंगल, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों फिर क्या हो गया, इसके साथ पैरेलल में हो गए। या तो आप वो लॉन्ग ट्रिक की प्रोसेस के तहत सोल्व करो, या आप ट्रिक को ध्यान में रखो 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। सिंपल क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, एक रेजिस्टेंस क्या है, तीनों का सेम है, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस या हल करोगे इसका आंसर भी क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 3। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक तब यूज करना है जब तीनों रेजिस्टेंस सेम हो। अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम नहीं थे तो फिर आपने इस लॉन्ग प्रोसेस के तहत जाना है। सही। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 45 एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सर्किट आपके साथ गिवन है, एक 3 ओम रेजिस्टेंस है और एक क्या है 2 ओम रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर इसको बैटरी से जो करंट मिल रहा है वो क्या है, 20 एम्पेयर करंट मिल रहा है। फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर 3 ओम। आपने इस 3 ओम के अक्रॉस क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। इस 3 ओम के अक्रॉस आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, कुछ करंट इस साइड पे जाएगा, कुछ करंट इस साइड पे। ये दोनों रेजिस्टर क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट इसमें से गुजरेगा, कुछ करंट इसमें से गुजरेगा। अब आपसे पूछे कि कितना करंट इसमें से गुजर रहा है, कितना करंट इसमें से गुजर रहा है, तो सिंपल याद रखना ये क्या है, करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर का फार्मूला आपने याद रखना है। मैं यहाँ पर इसको हल कर रहा हूँ कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आपने करंट फाइंड करना है तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। जिधर भी इस तरह एमसीक्यूज आ जाए वहां पर आपने अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर किसके बारे में पूछा हुआ है, 3 ओम के बारे में, मतलब आपने करंट किसके रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड करना है, 3 ओम। तो इज इक्वल टू 3 ओम के अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अपने फार्मूला किस तरह लगाना है, ऊपर क्या पुट कर देना है, ऊपर आपने कौन सा रेजिस्टेंस पुट कर देना है, 2 ओम वाला। तो 2 ओम डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम क्या आएगा, 3 + 2, तो सम इसका क्या आएगा, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट, मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। टोटल करंट क्या है, 20। तो अब जो आंसर आएगा ना वो क्या होगा, इस रेजिस्टर 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस आपका क्या होगा, करंट होगा। तो सिंपल हल कर दो इसको, 2 2 जार क्या होगा 4 और ये क्या आएगा 40, मतलब 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो 40 आएगा। नीचे 3 + 2 क्या आएगा 5, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40। ये करंट क्या हो गया, करंट थ्रू रेजिस्टर 3, ये 3 ओम के अक्रॉस क्या आ गया आपके साथ, करंट आ गया। तो यहाँ पर आप लिख लो भी 3 ओम के अक्रॉस क्या आ गया, करंट आ गया। क्या आ गया आंसर आपके साथ, 8 एम्पेयर। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इस 2 ओम मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस आप करंट फाइंड करो, फिर उसी तरह आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये करंट डिवाइडर का आपने फार्मूला याद रखना है। किस तरह, करंट इज इक्वल टू किसके अक्रॉस आपने फाइंड करना है, 2 ओम। तो ऊपर आपने क्या पुट कर देना है, ऊपर आपने मालूम कर रहे हो करंट 2 ओम के अक्रॉस, मगर आपने ऊपर क्या पुट कर देना है 3। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 3 ओम डिवाइडेड बाई, उसी तरह से नीचे दोनों रेजिस्टर का सम, जितने रेजिस्टेंस होंगे उसका सम लिखना है। सही है, तो 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट क्या है 20। सही है, 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 60। सही है, और नीचे क्या आएगा 5। आप इसको डिवाइड करो, सिंपल आपके साथ जो आंसर आएगा वो इस 2 ओम के अक्रॉस क्या होगा, करंट होगा। सही है, क्या होगा 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, करंट। तो ये करंट डिवाइडर का फार्मूला है। ये क्या है, करंट डिवाइडर। हर रेजिस्टर, अगर कोई भी इस तरह एक्सक्यूज आ गया कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस आपने करंट फाइंड करना है तो ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है, बाकी कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, ये फार्मूला आपके साथ अप्लाई होगा। अब ने किसके अक्रॉस मालूम करना था, 3 ओम, मैंने 2 ओम के बारे में भी बता दें किस तरह अपने फाइंड करना है। इसके बाद 46 एमसीक्यूज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक डायग्राम गिवन है। सी फाइंड द पोटेंशियल एट 2 ओम एंड 4 ओम। अब आपने क्या करना है, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसलिए मैंने दोनों को साथ रखे हुए। इसमें हमने क्या बताया कि करंट बता रहे थे और इसमें हम क्या बता रहे थे, पोटेंशियल बता रहे। अब आपसे पूछे कि 2 ओम और 4 ओम के दरमियान क्या फाइंड, 2 ओम पर पोटेंशियल फाइंड करो और 4 ओम पर पोटेंशियल क्या करो, फाइंड करो। फिर से सिंपल आपने फार्मूला लगाना है कि ये क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला है। ये क्या है, दोनों रेजिस्टर क्या है, सीरीज में, दोनों सीरीज में, मतलब करंट तो सेम है। यहाँ पर तो करंट, जितना करंट इसको मिल रहा होगा उतना करंट इसको मिल रहा होगा, मगर पोटेंशियल डिवाइड होगा। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला है कि किस तरह इस 2 ओम के रेजिस्टर कितना पोटेंशियल आएगा, 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा। सिंपल यहाँ पर 2 ओम के पोटेंशियल को आप V1 को और 4 ओम के पोटेंशियल को आप V2 को। तो आपने क्या करना है,
2 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल मालूम करना है, 4 ओम के अक्रॉस भी क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सिंपल आप किस तरह कहोगे, अगर V1 फाइंड करना है अपने, V1 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई V इक्विवेलेंट, जो पोटेंशियल आपको इक्विवेलेंट में गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करो। ये किसका अक्रॉस आएगा, 2 ओम के अक्रॉस आएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है, हर रेजिस्टर के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला है। तो सिंपल R1 हमारे साथ क्या है, R1 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 क्या है, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 आर 8, नीचे क्या रहा है 6, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 4 और 3, ये किसके अक्रॉस आ गया है, ये V1, इस 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है वो कितना है, 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह V2 के अक्रॉस आपने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, किसके अक्रॉस, अब V2 मतलब 4 ओम, इस रेजिस्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल फाइंड करना है कि ये रेजिस्टर कितना पोटेंशियल खा रहा है। उसी तरह V2 इज इक्वल टू, उसी तरह R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट पोटेंशियल। बस ये पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला था, इससे पहले हमने करंट डिवाइडर का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। फिर से सिंपल आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। R2 आपके साथ क्या है 4 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, 2 प्लस 4 क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई टोटल पोटेंशियल, इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या है 4, तो 4 4 क्या बन जाएगा 16, 16 डिवाइडेड बाई 6, इसको आप डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 3 आर 6, 2 8 आर 16, तो क्या आ रहा है 8 और 3, 8 और 3। यहाँ पर पहला आपके किसके बारे में पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इसका अक्रॉस मतलब V1, मैंने बता दिया कि ये V1 और ये V2, सिंपल नाम दे दिया। तो 4 और 3 और 8 और 3, अपने सीक्वेंस को भी याद करना है, पहले 2 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है फिर 4 ओम, तो 2 ओम के अक्रॉस क्या रहता है 4 और 3 या फिर 4 और 3, जबकि 8 और 3 किसके अक्रॉस आ रहा है 4 ओम, तो 4 ओम के अक्रॉस क्या आ रहा है ये 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या गया इसका करेक्ट ऑप्शन। ये पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला है। आपसे जिस तरह भी कोई भी एमसीक्यूज आ गया, क्या आपसे यहाँ पर मतलब 10 रेजिस्टेंस और भी गिवन थे, क्या थे 10 रेजिस्टर, ये सर्किट लंबा था, आपसे पूछा है कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या करो फाइंड करो, मतलब वहां पर जो रेजिस्टेंस थे वो सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में अगर कनेक्ट है तो करंट तो सेम होगा। आपसे पूछा है कि हर पोटेंशियल को क्या है, मतलब हर रेजिस्टेंस को कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा, तो आपने इस पोटेंशियल डिवाइडर को फार्मूले को जेन में रखना है। इसके अक्रॉस यहाँ पर और भी सारे लगेंगे, तो V3 V4 V5 आपने इस तरह फाइंड कर देना है। ये पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला आपने यूज करना है, सही है। अब इसके बाद ये पोटेंशियल डिवाइडर और करंट डिवाइडर तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। अब इसके बाद क्या है, अ वायर हैविंग 15 ओम रेजिस्टेंस, एक वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 15 ओम। इसके बाद रेजिस्ट 15 ओम, इट इज बेंड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, फाइंड द रेजिस्टेंस। एक वायर है, आपने उसको क्या किया बेंड कर दिया, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस क्या है 15 ओम, आपने उसको बेंड कर दिया, उससे क्या बना दिया ट्रायंगल। अब आपसे पूछा है कि आप उसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। अगर आपको ये एमसीक्यू समझ आ गया तो उसका मतलब आपके लिए बिल्कुल हलवा है। आपके साथ एक वायर है, ये वायर है सी, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है 15 ओम। आपने इसको बेंड कर देना है, इस तरह शक्ल में बेंड कर देना है कि ये क्या हो जाए एक ट्रायंगल बन जाए। तो अगर मैं इसको बेंड कर दूं तो ये इस तरह क्या बन जाएगा ट्रायंगल बन गया। अब आपने फिर से किसी दो कॉर्नर के दरमियान आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके साथ खुद ब खुद आ जाएगी, सही है। पहले ये वायर था, आपने उसको बेंड कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, क्या बना दिया ट्रायंगल। अब ये इस साइड 3 साइड बन गया, पहले ये क्या था 3 साइड, तो ये रेजिस्टेंस भी क्या हो गया 3 साइड में डिवाइड हो गया। इस साइड का भी 5 ओम होगा, इस साइड का भी 5 ओम होगा, इस साइड का भी 5 ओम होगा। तो सिंपल आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। अगर आपने लॉन्ग मेथड अप्लाई कर देना है तो ये दो तो सीरीज में, जबकि ये दो का आंसर आ गया, फिर इसको ये तो क्या होगा ये वाला रेजिस्टर इसके साथ क्या होगा पैरेलल में। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल अगर आपके साथ आ गया, अगर उसका रेजिस्टेंस तीनों कोनों का रेजिस्टेंस सेम था तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो, टाइम अपना बचाओ। ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 ओम में, सही है। तो इसको प्लस करोगे वापस 15 बन जाएगा, तो तीनों साइड का रेजिस्टेंस सेम। आप सिंपल शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लॉन्ग मेथड को अपनाओ नहीं, शॉर्ट ट्रिक यूज हो रहा है तो 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई आर। आर आपके साथ क्या है 5 ओम, मतलब तीनों साइड में से कोई भी रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो, मतलब आर का मतलब क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या है 5 ओम। तो 2 5 10,
10 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर आंसर 10 डिवाइडेड बाई 3 इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 10 डिवाइडेड बाई 3 इसका। आप इसको लॉन्ग मेथड से भी क्या करो ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाए। शॉर्ट ट्रिक को भी ज़हन में रखो और लॉन्ग मेथड को भी क्या करो, अप्लाई करते जाओ, सही है। अब इसके बाद अ वायर हैविंग 16 ओहम रेजिस्टेंस, एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या है 16 ओहम, उसकी रेजिस्टेंस क्या है 16 ओहम, एंड बेंड टू फॉर्म अ सर्कल, उसको अगर आपने बेंड कर दिया एक सर्कल बना दिया, सही है। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड। अब फिर से वही सिलसिला है कि एक वायर है, फिर से आसान एमसीक्यूज है, आपने सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिर्फ एक वायर है, मैं फिर से यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, एक वायर है उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है 16 ओहम। अब उसको डिफरेंट, एक बार उसने ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, सर्कल। आप उसको सर्कल में कन्वर्ट करो, फिर उसके दो साइड के दरमियान क्या फाइंड करो, बैटरी लगाओ और वहां पर रेजिस्टेंस फाइंड करो। इसको उसने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। आपसे पूछा कि इसके अक्रॉस दो साइड के दरमियान क्या फाइंड करो, रेजिस्टेंस फाइंड कर दो। अब तो यह क्या होगा, ये रेजिस्टेंस क्या होगी, मतलब यहाँ पर जब करंट बैटरी से आएगा इस पॉइंट पर, यह करंट इस साइड पे भी जाएगा इस साइड पे भी जाएगा, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। करंट जिधर भी डिवाइड होगा तो करंट क्या होगा, मतलब यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे भी जा रहा है इस साइड पे भी जा रहा है, तो ये यहाँ पर भी आप एक रेजिस्टर कंसिडर करो, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर कंसिडर करो, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब आपने बात को समझना है कि 16 ओम है ना, ये दोनों क्या होंगे, डिवाइड हो गया। हाफ सेमी सर्कल ऊपर है, हाफ सेमी सर्कल क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या होगा 8 ओम रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा, 8 ओम रेजिस्टेंस इस साइड का हो जाएगा। बस सिंपल, जिस तरह हमने ट्रायंगल को डिवाइड कर लिया, ये भी डिवाइड हो गया। 8 ओम ऊपर का सर्कल क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल, और 8 ओम नीचे इस सेमी सर्कल का आ जाएगा, सही है। ये क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपके साथ कोई लोड अटैच था, कोई लोड, मतलब लोड का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस अटैच है, सही है। अब आपसे पूछा क्या फाइंड करो, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। किस तरह आपको नजर आ रहा है, यानी करंट इस पॉइंट पर जब पहुंच गया तो करंट कुछ इसमें जा रहा है, कुछ इसमें जा रहा है, दोनों में करंट सेम नहीं जा रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ये दो रेजिस्टर क्या हो गया, पैरेलल। आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो या सिंपल आप क्या करो, चलो मैं लॉन्ग मेथड से यहाँ पर करवा लेता हूँ सर्कल का। अब क्या होगा, यहाँ पर तो इसके लिए ट्रिक नहीं है, सही, यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। वन क्या है, दोनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये दोनों क्या है, ये भी 8 ओम ये भी 8 ओम, 1 + 8 + 1 + 8, सही है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, सही है। एलसीएम क्या आएगा इसका, 8 आएगा, सही है। जबकि नीचे दोनों 8 है, यहाँ पर 2 आएगा, सही है। 2 1 = 2, 2 4 = 8, ये क्या आपके साथ 1 और 4। क्या ये 1 और 4 आपका आंसर है या नहीं, 1 और 4 आपका आंसर है या नहीं, मैं आपसे पूछो। यहाँ पर मैं ऑप्शन में भी ये क्या है, यहाँ पर नीचे आप क्या लिखो, 4 भी लिखो। इस ऑप्शन को मैंने मॉडिफाई कर लिया आपके लिए। क्या ये आपका आंसर है 1 और 4? नहीं, याद रखना हम अक्सर इस तरह जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते, बस ये अगर ऑप्शन में ये गिवन था तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लगे कि हमारा आंसर क्या है 1 और 4, मगर ये नहीं, ये रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये आंसर क्या, अगर इसी यहाँ पर मैं लिख देता एंड फाइंड द आंसर बिटवीन द टू एंड देयर आंसर इज रेसिप्रोकल, अगर मैं यहाँ पर लिखता रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, तब ये आंसर आता, क्योंकि यहाँ पर 1 और r मतलब ये रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेसिप्रोकल। अगर आपने क्या फाइंड करना है, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये 1 और r क्यू है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया 1 और r क्यू। सिंपल, अगर आपने r इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। 4 और 1 नीचे आपने लिखना ही नहीं है, वो आता ही नहीं, हर नंबर के नीचे 1 होता है तो उसको हम लिखते नहीं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 4 आ गया, सही है। आंसर क्या आएगा, 4। तो यहां तक अगर आपने नोट करना है नोट कर लो, इसके बाद हम और एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 49, यहाँ पर हमारे साथ क्या है, 3 बल्ब है, सही है। 3 बल्ब, एक का क्या है पावर 20 वाट, दूसरे का 40 वाट, तीसरे का 60 वाट। बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों बल्ब को क्या क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया। आपसे क्या पूछ रहा है, विच बल्ब ग्लो ब्राइटर, मतलब कौन सा बल्ब क्या है, रोशनी ज्यादा देगा, कौन सा बल्ब क्या होगा, ब्राइटर ग्लो होगा। यहाँ पर मैं लेट सपोज तीनों को क्या कर रहा हूँ, सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, सही है। डस्टर किधर गया, तीनों को क्या कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं इस एमसीक्यूज का ऑप्शन क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, सही है। तीनों बल्ब क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। बल्ब 1 कोई पोटेंशियल सोर्स के साथ क्या है, सीरीज में ये कनेक्ट है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं, एक क्या है 20 है इसका, 20 40 60,
ये क्या है, इसके पावर है। आपसे ये पूछा है कि कौन सा बल्ब ग्लो ब्राइटर होगा, मतलब किस बल्ब की रोशनी क्या होगी, ज्यादा होगी। कंडीशन भी गिवन है, कंडीशन को आपने देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो सीरीज में कनेक्ट। याद रखना है कि इंपॉर्टेंट सीरीज में हम जब, ये भी आपने याद रखना है कि सीरीज में जब अपने क्या पावर कैलकुलेट करना हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये क्या है, ये फार्मूला तब हमने यूज करना है सीरीज के केस में। सीरीज में करंट सेम होता है तो पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। से पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इस केस में याद रखना आपकी जो ब्राइटनेस होगी, ग्लो का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा किसके साथ, पावर के साथ। ग्लो का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा, मतलब ब्राइटनेस का रिलेशन क्या होगा, इस फार्मूले के तहत इनवर्स होगा। क्योंकि यहाँ पर पावर का रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, करंट तो सेम हो गया, पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जिसका पावर मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, सही है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, तो वो ग्लो क्या करेगा, कम करेगा। इसका पावर तो ज्यादा है, मतलब इसका यहाँ से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उसका ग्लो क्या होगा, कम होगा। तो इसको मैं इस तरह आसान लफ्जों में आपके लिए लिख रहा हूँ, आसान लफ्जों में आपके लिए लिख रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। इसका टॉपिक मैंने दिया था, आपने सिंपल ये याद करना है कि अगर सीरीज में बल्ब कनेक्ट है, चाहे 10 कनेक्ट है, 15 कनेक्ट है, जिसकी पावर कम होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिसकी पावर कम वो ज्यादा। तो यहाँ पर 40, 60 ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में आपने क्या याद करना है, ग्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, मतलब ब्राइटनेस का पावर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। जिसका पावर कम उसकी ब्राइटनेस, उसका ग्लो ज्यादा। इन तीनों में से किसकी पावर कम है, 20 वाट की पावर कम है, और ये सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, रोशनी सबसे ज्यादा देगा। तो आपने याद रखना है तीनों बल्ब क्या है, सीरीज में कनेक्ट। अगर बल्ब सीरीज में कनेक्ट है तो उस बल्ब की पावर क्या होगी, मतलब उस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी जिस बल्ब की पावर कम। तो इन तीनों में से 20 वाट की पावर कम तो ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा। लेट सपोज मैं इसी एमसीक्यूज को क्या करें, थोड़ा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पैरेलल वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मैं इन्हीं तीनों बल्ब को क्या कर लेता हूँ, सीरीज की बजाय क्या कर लेता हूँ, अब मैं दूसरा एमसीक्यूज लिख रहा हूँ, सही है। पहले एमसीक्यूज का जो सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में जिसकी पावर कम वो ज्यादा रोशनी देगी। तो 20, इन तीनों में से 20 की पावर, 20 वाट की पावर, मतलब इस बल्ब की पावर क्या है, सबसे कम है, तो ये रोशनी ज्यादा देगी। अगर मैं इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करूं, सही है, मैंने एमसीक्यूज में थोड़ा चेंज कर दिया, सही है, पैरेलल का, ताकि अभी आपको कंसेप्ट हो जाए, सही। अगर मैं इन तीनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, सही है, पैरेलल का डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूं, मतलब पैरेलल में मैं अगर कनेक्ट करूं, सही, तो ये सीरीज का गया। सीरीज के लिए आपने ये याद करना है कि ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, जिसकी पावर कम उसका ग्लो ज्यादा, ब्राइटनेस ज्यादा। मगर पैरेलल में आपने याद रखना है, अगर मैं इन तीनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करूं तो याद रखना पैरेलल में जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना कि ग्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ये अपने पैरेलल के लिए याद रखना है, दोनों मैंने आपको बता दिए। अगर इन तीनों, ये तीनों बल्ब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, फिर आपसे पूछिए कौन ज्यादा ग्लो देगा, कौन ज्यादा रोशनी देगा, कौन ज्यादा ब्राइटर होगा, तो याद रखना जिसकी पावर ज्यादा। इस केस में फिर 60 वाट वाला सबसे ज्यादा रोशनी देगा, फिर 40 वाट वाला देगा, फिर 20 वाट वाला देगा। जबकि सीरीज के केस में क्या था, सीरीज के केस में सबसे ज्यादा रोशनी कौन दे रहा था, 20, फिर 40, फिर 60। ये सीरीज के केस में था। सीरीज के केस में जिसकी पावर कम उसकी रोशनी उतनी ज्यादा होगी। सीरीज के केस में इनवर्स रिलेशन है, जबकि पैरेलल के केस में क्या डायरेक्ट रिलेशन है, जिसकी पावर ज्यादा उसकी रोशनी भी ज्यादा। तो ये आपने याद करना है, सही है। और पैरेलल के केस में आपके आंसर ये बन जाएगा, सही है, पैरेलल के केस में आंसर ये बन जाएगा, जिसकी पावर ज्यादा उसकी रोशनी ज्यादा। और पैरेलल में याद रखना, अगर आपने पैरेलल में रेजिस्टेंस काउंट करना है या वोल्टेज काउंट करना है तो आपने पावर का कौन सा फार्मूला यूज करना है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये आपने पैरेलल में पावर का ये फार्मूला यूज करना है। अगर आपने क्या फाइंड करना हो, पावर डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टर, तो आपने फिर पावर का ये फार्मूला यूज करना है, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल में। अगर आपने पावर डिसिपेशन सीरीज में फाइंड करना हो तो फिर आपने पावर का कौन सा फार्मूला यूज करना है, आई स्क्वायर आर। यह फार्मूले आपने याद रखने, सही है। आपको करंट देकर, रेजिस्टेंस देकर आपसे पावर पूछे जाएगा, आपको रेजिस्टेंस देकर, पोटेंशियल देकर आपसे पावर पूछा जाएगा। इसी तरह पावर का दूसरा फार्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर पर मैंने बहुत डिटेल लेक्चर दिया, आप वो कर लीजिए कि तमाम फार्मूले मैंने वहां पर डिस्कस किए। आप 15 एमसीक्यूज क्या है कि इफ द पावर इज वेस्टेड टू अ रेट ऑफ फी, मतलब पावर एक रेट ऑफ फी से क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब क्या है, टाइम के साथ पावर क्या है, वेस्ट हो रहा है, किसकी फॉर्म में, पी की फॉर्म में। एंड हैविंग अ करंट ऑफ आई, और वहां पर करंट क्या है, आई मौजूद है। इफ द करंट इज इंक्रीज फ्रॉम आई टू 6i, करंट को क्या कर रहा है, आई से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 6i, मतलब करंट को 6 गुना बढ़ा दिया, देन पावर विल बी। अब आपसे पूछ रहे पावर क्या होगी।
अगर आपको पावर के फार्मूले याद हो तो ये आपके लिए बिल्कुल एक किस्म का एक इजी होगा, बिल्कुल आसान होगा। मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर दें। सी ये जो रिलेशन मैंने बता दिया कौन सी ब्राइटनेस के साथ पावर का रिलेशन, ये आप अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो पूछ रहे हैं कि द पावर इज वेस्टेड, पावर वेस्ट हो रहा है पी की फॉर्म में और करंट वहां पर मौजूद है आई। अगर करंट को 6 I तक बढ़ा दे तो आप क्या करोगे, याद रखना। अब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। सही है, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। वो आपसे कह रहे हैं कि करंट आई मौजूद है, पावर क्या है P है, और रेजिस्टेंस आपके साथ रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है, तो रेजिस्टेंस क्या है वहां पर कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस का जिक्र है ही नहीं। सही है, तो अब यहां पर आप क्या करोगे, आपके ज़हन में एक पावर का और फार्मूला भी आ रहा है कि पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई। ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर और करंट, यहाँ पर बेशक पावर और करंट आ रहे हैं, मगर इस केस में रेजिस्टेंस के बारे में क्या है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। इस केस में रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला। ये यूज नहीं करेंगे, ये तब यूज करेंगे आपके साथ यहाँ पर पोटेंशियल का भी जिक्र होगा। अगर करंट को बढ़ा देंगे इस केस में अगर वो आपको करंट बढ़ा देगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा, करंट और पोटेंशियल में कौन सा रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। तो ओम ने क्या बताया कि करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इस केस में ना फिर ये क्या होता है, ये फार्मूला यूज नहीं करते क्योंकि ऑप्शन में कहीं आपको सेम नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए अगर करंट को बढ़ा दे पोटेंशियल भी क्या होगी, उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, करंट और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। उसने करंट को क्या कर दिया, 6 गुना बढ़ा दिया, करंट को 6 गुना बढ़ा दिया। सही है, पावर P है। तो अब आपसे पूछे कि अगर मैंने करंट को 6 गुना बढ़ा दिया तब पावर क्या होगी, तो करंट का स्क्वायर है, पावर इज इक्वल टू, करंट को उसने क्या कर दिया, I से क्या कर दिया, 6I कर दिया। तो 6I का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, रेजिस्टेंस तो वैसे कांस्टेंट है। सही है, तो 6I का स्क्वायर क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 36I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। पहले से क्या हो गया, 36 गुना बढ़ गया, तो पावर प्राइम क्या हो जाएगा, 36 गुना आई स्क्वायर आर। कितनी गुना बढ़ गई, पावर प्राइम इज इक्वल टू 36 ऑफ पावर पी, ओरिजिनल पावर की। कितनी गुना बढ़ गई, 36 गुना बढ़ गए पावर, मतलब आप पावर कितनी गुना बढ़ जाएगी, 36 गुना बढ़ जाएगी। सही है, क्योंकि पावर का करंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, पावर का करंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए पावर वहां पर करंट को 6 गुना बढ़ा दिया, तो 6 गुना अगर करंट को बढ़ा दिया तो पावर कितनी गुना बढ़ जाएगी, स्क्वायर के साथ, मतलब 36 गुना पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है, ए बैटरी इज चार्जिंग, अगर बैटरी चार्ज, अब ये तीनों केसेस भी आपने याद रखने से, मैंने सिर्फ एक केस को डिस्कस कर दिया है तो आपने तीनों को याद करने से, इसलिए मैं हर एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एक एमसीक्यूज को डिस्कस कर, बाकी उसके पैरेलल में भी जो उसके दूसरे फॉर्म है उसको भी डिस्कस करता हूँ। तमाम ऑप्शन क्या है, वैलिड होते हैं, मगर अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज कर दे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बैटरी इज चार्जिंग, देन अगर बैटरी चार्ज हो रही होगी, अगर बैटरी क्या थी, चार्ज हो रही, याद रखना फिर टर्मिनल पोटेंशियल का क्या होगा, टर्मिनल VT क्या होगी, EMF से ज्यादा होगी। अगर बैटरी क्या होगी, चार्ज हो रही, मतलब बैटरी क्या होगी, चार्जिंग कंडीशन में थी, तब आपके साथ जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा EMF से। ये इस पर मैंने डिटेल लेक्चर भी दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर बैटरी क्या थी, डिस्चार्ज हो रही थी, बैटरी क्या थी, डिस्चार्ज हो रही थी, तो आपने ये, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज कर दूं, डिस्चार्जिंग कर दूं, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन बीटा बन जाएगा। तो ये फिर EMF क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल से ज्यादा होगा। ये किस केस में, डिस्चार्जिंग की केस में, याद रखना ये डिस्चार्जिंग की केस में। सही, ये केस भी आपको समझ आ गया कि EMF कब टर्मिनल पोटेंशियल से ज्यादा होगा, डिस्चार्जिंग की केस में। EMF पोटेंशियल के कब इक्वल होगा, जब क्या हो जाए, करंट जीरो हो जाए, करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब आपसे पूछे कि सर्किट क्या हो जाए, ओपन सर्किट को हम क्या करें, ओपन कर दे। ओपन सर्किट का मतलब क्या, वहां पर कोई करंट नहीं गुजर रहा है, तो तब EMF किसके इक्वल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल। किस तरह मैंने आपको बताया भी था कि E इज इक्वल टू VT प्लस IR। अगर ये करंट जीरो हो जाए तो जीरो यहाँ पर पुट करो, रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, EMF के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये तब EMF कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, जब करंट जीरो होगा या सर्किट ओपन होगा। सही, इन दोनों केस में सर्किट क्या है, क्लोज है, मगर ये क्या है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही तब EMF ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, अगर बैटरी चार्ज हो रही तब टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होगी EMF से। सही है, तो इसको आपने याद करना है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। अब इसके बाद
एमसीक्यू नंबर 25 आपके साथ एक सर्किट की वजह मैंने छोटा बनाया। इस सर्किट को यहाँ पर आप क्या करो, एक बैटरी के साथ क्या करो, कनेक्ट कर दो। सही है, बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। इसको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो भी 2 ओम है। ये क्या है, 2 ओम। अगर सी नजर नहीं आ रही, ये क्या है, 2 ओम। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। आपसे क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर पूछा है कि इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस क्या करो, फाइंड करो। आर इक्विवेलेंस क्या करो, फाइंड करो। बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, सिंपल रेजिस्टर, यानी अक्सर एमसीक्यूज जो एमसीक्यूज आती है वहाँ पर रेजिस्टेंस का 1 या 2 आते हैं, वो भी सिंपल होते हैं। इतने रेजिस्टेंस के कम्प्लेक्स एमसीक्यूज नहीं आते। हम इतने कम्प्लेक्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, मतलब इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स एमसीक्यूज नहीं आते। इसी तो आपने सबसे पहले किसको देखना है, यहाँ पर करंट जब बैटरी से यहाँ पर आ रहा होगा तो करंट इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी, तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। जिधर भी करंट डिवाइड होगा तो आपने समझ लेना ये 2 रेजिस्टर्स क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, क्योंकि करंट यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, तो करंट इन 2 रेजिस्टर में सेम नहीं जा रहे, तो इसलिए ये क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। अब ये करंट जब इस रेजिस्टर से गुजरेगा, इस रेजिस्टर से गुजरेगा, उसी तरह इस पॉइंट पर आएगा, फिर उसी रेजिस्टर, मतलब ये इन तीनों रेजिस्टर में क्या होंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में। तो आप इन तीनों को फाइंड करो और ये तीनों का एक आंसर आएगा, वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो सिंपल, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर फाइंड करो। पहले आप क्या फाइंड करो, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। इन तीनों, ये तीनों क्या है, सीरीज में। सीरीज में हम सिंपल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जब फाइंड करते हैं तो सबको ऐड करते हैं। सिंपल 2 + 2 + 2, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, तो टोटल क्या आएगा, 6 ओम। ये सीरीज का हमारे साथ आ गया। सिंपल। अब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, इसके साथ क्या है, पैरेलल में। तो आप सिंपल पैरेलल का फाइंड करो। पैरेलल में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं। आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिंपल इस 2 ओम। ये 2 ओम इन तीनों के साथ एक आंसर आ गया हमारा। इन तीनों का हमारे साथ क्या था, 6। तो वो 6 ओम और 2 ओम दोनों क्या है, पैरेलल में। क्या है, पैरेलल में। तो 1 डिवाइडेड बाई 6 ये है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, पैरेलल में हम रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, दूसरा रेजिस्टर 2 ओम, उसका रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम। आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, 1 + 2 3 ज़र, ऊपर क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 4 और 6 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 2 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं आपसे पूछूं, ये यहाँ पर आपको आंसर 2 डिवाइडेड बाई 3 भी मौजूद है, तो आप डायरेक्ट किस में किस आंसर को प्रेफर करेंगे, आपका आंसर आ गया 2 और 3। आप डायरेक्ट क्या हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद भी क्या है, 2 और 3। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 और 3 पर क्लिक करेंगे, मतलब 2 और 3 को क्या करेंगे, टिक करेंगे। मगर याद रखना, ये 2 और 3 इसका आंसर नहीं है, ये रेसिप्रोकल है। ये आंसर किस में मौजूद है, 1 और आर क्यू के मौजूद है। मगर ये आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टर। क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट। 1 और आर नहीं पूछ रहा है। सही है, 1 और आर क्यों नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या है, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस आंसर को रिवर्स कर देना है। तो इस आंसर को रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। सही है। इसके बाद 20 रजिस्टर है, वहां पर 20 रजिस्टर है। सही है, इसको अभी मैं मिटा रहा हूं। 20 रजिस्टर है, 20 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। बात आपने याद रखना है, यहाँ पर जो की पॉइंट है वो पैरेलल है, कि 20 रजिस्टर है, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, एंड ईच ऑफ रेजिस्टेंस, और हर का रेजिस्टेंस, हर कोई क्या है, 20 रजिस्टर है, और हर रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने रेजिस्टेंस के 2-3 ट्रिक और बता दिया, अब एक रेजिस्टेंस का एक शॉर्ट ट्रिक, आप इसको लॉन्ग मेथड से भी हल कर सकते हो, बहुत ही आसान है। मैंने लॉन्ग मेथड भी बताया। सिंपल आप क्या करो, लॉन्ग मेथड से किस तरह फाइंड करोगे, आर और क्यू नहीं, आर 1 और इक्विवेलेंट सब पैरेलल में, तो हम पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप क्या करो, हर का रेजिस्टेंस, हर कोई रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस क्या है, 5, तो आप इस तरह 1 + 1 5 + 1 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 अप टू 20 तक जाते रहो। आप सबको ऐड करो, उसका फिर एलसीएम ले लो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपके साथ आएगा। सही है, ये तरीका भी मौजूद है। मगर आप अगर पैरेलल में हो, सारे रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो, बहुत सारे रेजिस्टर जितने भी हो, और हर कोई रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम हो। मैंने क्या बताया, अगर जितने भी रेजिस्टर हो और हर वो क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, जितने भी रेजिस्टर हो, 1000 हो, 20 हो, 10 हो, 100 हो, जितने भी रेजिस्टर हो और तमाम के तमाम रेजिस्टर क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, और हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। जिस तरह यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 20 रेजिस्टर है, वो पैरेलल में कनेक्ट है, और हर रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। मतलब हर रेजिस्टर का अगर रेजिस्टेंस भी सेम था, वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो आपने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है। तो R इज इक्वल टू
आर इक्विवेलेंस किसके इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाय एन। ये पैरेलल के लिए आपने याद करना है, किसके लिए, पैरेलल के लिए याद करना है। आप सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करो। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर। इस ट्रिक को आप यूज करो। रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम और एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 20। आपके साथ क्या आंसर आएगा, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो क्या आएगा 1/4। आंसर क्या है, 1/4 या फिर 1/4 सही आंसर। 5 और 20 ये भी सही है, सही है। 5 और 20 किसके इक्वल है, 1/4। तो बोथ ऑप्शन क्या है, बोथ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो 1/4 भी सही है, 5 और 20 भी सही है। तो ये ट्रिक आपने यूज करना है, सही है। अगर जो रेजिस्टर थे वो पैरेलल में कनेक्ट है और हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम था, तो ये ट्रिक आपने यूज करना है। आर डिवाइडेड बाय एन। आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 5, तो आपने 5 लिख लिया। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस थे, क्या है, कितने रेजिस्टेंस थे आपके साथ 20। अब मैं इसी एमसीक्यूज को क्या करूंगा, चेंज करूंगा ताकि आपको सीरीज का भी समझ आए। अगर इसी तरह पैरेलल की जगह क्या था, सीरीज में कनेक्ट, यही रेजिस्टर पैरेलल की जगह क्या थे, सीरीज में कनेक्ट थे। उसी तरह आपसे पूछा कि 20 रेजिस्टर है और उन सबको जो इस रिलेटेड ऑप्शन था इसको तो मैंने पैरेलल वाला हमने कर लिया, अब सीरीज वाला हम कर रहे हैं। उसी तरह 20 रेजिस्टर है कनेक्टेड इन सीरीज, अब पैरेलल की जगह मैंने क्या लिख लिया, सीरीज। हर कोई जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। आपसे नेट रेजिस्टर पूछ रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टर पूछ रहे हैं। तो अपने सीरीज के लिए भी, सीरीज में आप सिंपल क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5। सी 20 दफा 5 को प्लस करो, आपके साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टर है। सीरीज में हम सिंपल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मगर सीरीज में आपके साथ इतना टाइम नहीं होता, तो आप सीरीज के लिए भी एक ट्रिक याद करो कि आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू एन आर। ये क्या है, सीरीज का है। ये किसका है, सीरीज का है। मगर ये तब यूज करना है, ये दोनों ट्रिक तब आपने यूज करना है। मतलब अब मैं सीरीज का भी डिस्कस कर रहा हूं। ये सीरीज का ट्रिक तब आपने यूज करना है जब आपको एन नंबर ऑफ रेजिस्टर हो, बहुत सारे रेजिस्टर हो और हर कोई का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर वो सारे सीरीज में कनेक्ट है तब आपने क्या करना है, ये यूज करना है। अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर हो मगर हर कोई का रेजिस्टेंस सेम नहीं हो तो फिर आपने ये यूज नहीं करना। ये दोनों ट्रिक, ये क्या है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर जो क्या हो, सीरीज में कनेक्ट हो और हर कोई का रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ये क्या है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर के लिए है जब तमाम के तमाम रेजिस्टर क्या हो, सीरीज में कनेक्ट हो और तमाम का रेजिस्टर, जो तमाम रेजिस्टर होंगे और हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम हो। तो आप सिंपल इससे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड कर सकते हो। एन का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टर क्या है 5। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 100 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये सीरीज के लिए ये ट्रिक, ये पैरेलल के लिए है ये ट्रिक, सही है। एन नंबर ऑफ रेजिस्टर और वो तमाम रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये अपने ट्रिक को आप नोट कर ले। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब एमसीक्यूज नंबर 54, इसमें क्या लिखा है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ इज 20 वोल्ट। एक बैटरी है उसकी ईएमएफ 20 वोल्ट है एंड अटैच्ड टू अ 3 ओम रेजिस्टर। एक रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है एंड 5 एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट, और उस सर्किट से 5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल, इसका रिलेशन बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह रिलेशन आपने क्या यूज करना है, अगर आपने इस एमसीक्यूज का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं मिटा रहा हूँ, सही, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं मिटा रहा हूँ अभी इसको। यहाँ पर मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, सिंपल। अब उसी तरह हमें क्या गिवन है, बैटरी की ईएमएफ। हमें यहाँ पर कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, E इज इक्वल टू VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR, और R कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस, सही है। तो यहाँ पर हमें EMF कितना गिवन है, 20 वोल्ट। EMF हमारे साथ 20 वोल्ट है। इसी तरह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जगह VT किसकी इक्वल है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V किसकी इक्वल है, IR। पोटेंशियल किसके इक्वल है, IR के इक्वल है ना। तो VT मतलब पोटेंशियल की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, वोल्टेज की जगह IR लिख सकता हूँ। मुझे I कितना गिवन है, 5 एम्पेयर करंट गिवन है और रेजिस्टेंस 3 गिवन है। तो इसलिए मैं VT की जगह क्या लिख रहा हूँ, IR। तो IR हमारे साथ क्या है, करंट क्या है 5 और रेजिस्टेंस कितना है 3 प्लस IR, सही है। अब 5 3 15, 20 और 15 इस साइड पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू IR, सही है। 20 से 15 माइनस करो, क्या बच जाएगा, 5 इज इक्वल टू IR। हमने क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सही है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमारे साथ 5 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 5, सही है। मैंने क्या किया है यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, सही है। इंटरनल रेजिस्टेंस R और करंट यहाँ पर नीचे डिवाइड हो गया। करंट की वैल्यू क्या है आपके साथ 5
5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस 5 के साथ कैंसिल, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या गया 1 ओम। या के साथ इसका सोल्यूशन हो गया। आंसर आपके साथ क्या है 1 एम्पेयर, या फिर एम्पेयर नहीं लिखना, यहाँ पर सही क्या है एम्पेयर लिखे हुए, यहाँ पर सब के साथ क्या लिख लेना ओहम लिख लेना, और हमारा करेक्ट आंसर क्या है 1। सही है, इन सब के साथ ओहम आ रहा है। सही है, एम्पेयर गलती से लिखा गया। अब 55 एमसीक्यूज में क्या लिखा है पावर यूज्ड ऑफ, एक पावर यूज्ड ऑफ 100 वाट ऑफ। सही है, एक पावर को आपने यूज किया है और कितना यूज किया 100 वाट। इलेक्ट्रिकल पावर को यूज किया, किसी भी डिवाइस ने यूज किया, कितना यूज किया वहाँ पर 100 वाट एंड 300 पोटेंशियल, और वहाँ पर पोटेंशियल कितना यूज हो गया, एक पावर यूज्ड ऑफ 100 वाट ऑफ 300 पोटेंशियल। सही, वहाँ पर पोटेंशियल कितना है 300 वाट पोटेंशियल है और उसका पावर क्या है 100 वाट। देन इट इज ऑपरेटेड बाय 150 वोल्ट इज, अब उसको ऑपरेट कर रहे हैं 150 वोल्ट पर। आपसे क्या पूछ रहा है पोटेंशियल, अगर उस पर उसको 150 वोल्ट पर क्या करे ऑपरेट करे, आपसे क्या पूछ रहा है कि देन पावर क्या होगी, पावर फिर क्या होगी, देन पावर विल बी, फिर पावर क्या होगी। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए में लिख रहा हूँ 25 वाट, ऑप्शन बी क्या है 30 वाट, ऑप्शन सी क्या है 40 वाट, ऑप्शन डी नन। आपने सिंपल यहाँ पर कौन सा रिलेशन यूज करना है, सिंपल पावर इज इक्वल टू आपके साथ गिवन क्या है पोटेंशियल गिवन है और साथ में क्या गिवन है पावर गिवन है। तो यहाँ पर आप कौन सा पावर का कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो, पोटेंशियल और साथ में रेजिस्टेंस, पावर और पोटेंशियल। सही है, वी स्क्वेयर और आर, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। सही, क्योंकि यहाँ पर पावर यूज वो 100, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बल्ब एक डिवाइस की बात कर रहे हैं जो हम घरों में यूज करते हैं। और हम घरों में क्या करते हैं, तमाम डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तमाम डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल के लिए आप क्या करोगे, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो याद रखना ये फार्मूला आप तब यूज करोगे जब क्या अपने पावर को फाइंड करना है पैरेलल में, आपने पावर डिसिपेशन फाइंड करना है पैरेलल में। तो याद रखना यहाँ पर वोल्टेज ये सारे क्या है पावर की बात कर रहे हैं, मतलब आपने पावर फाइंड करना है पहले उस एक मतलब बल्ब पे उसकी पावर क्या है 100 वाट हुआ, वो 300 वाट पर वो क्या है ऑपरेट कर रहा है। अगर आपने वोल्टेज को कम कर दिया अब पावर कितनी होगी, सिंपल आप पावर का रेशियो यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे। तो रेजिस्टेंस कैसे करनी है, रेजिस्टेंस तो सेम होगा जितना वो बल्ब है ना, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितना रेजिस्टेंस 300 वाट को, मतलब यहाँ पर कोई भी बल्ब है इसका अगर रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम, अगर आप इस ये क्या पहले आपने कितना पावर दिया 300 वाट। सही है, अगर आपने क्या किया अब 300 वाट से इसको क्या किया 150 वाट दे दिया, रेजिस्टेंस तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस तो क्या है इस बल्ब का पहले क्या था 20 ओम था, आपने 300 वोल्ट इसको दे रहे थे, अब 300 वोल्ट से आपने 150 कर दिया, अब भी यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 20 ओम, रेजिस्टेंस इसका चेंज नहीं होने वाला है। तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। आप सिंपल रेशियो बनाओ। सही है, इस फार्मूले से आपने P इज इक्वल टू P1 और P2 का रेशियो बनाओ। ये आपके साथ फार्मूला P1 के लिए और ये फार्मूला P2 के लिए। P2 के लिए क्या होगा पावर 2 मतलब V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। सही है, ये पोटेंशियल 1 और ये पोटेंशियल 2 और रेजिस्टेंस क्या है सेम, रेजिस्टेंस क्या है सेम। तो सिंपल रेशियो क्या आएगा P1 और P2 इज इक्वल टू, सही है, V1 पावर का पोटेंशियल के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन है मगर स्क्वायर के साथ, V1 डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर। सही है, तो ये क्या गया रेशियो का फार्मूला। आप सिंपल इसमें वैल्यू पुट करो आपके साथ आंसर आएगा। सही है, पावर 1 आपके साथ क्या है कितना पहले कितनी उसकी पावर कितनी थी 100 वाट, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 100 वाट, 100 यूनिट बाद में लिखना है। और पावर 2 क्या है आपने फाइंड करना है, जब 100 वाट थी आप V1 क्या था पोटेंशियल, V1 आपके साथ क्या है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट का स्क्वायर है। सही है, डिवाइडेड बाई अब पोटेंशियल आप क्या दे रहे हो V2 क्या है 150 और 150 का स्क्वायर। सिंपल आप इसको करो 100 डिवाइडेड बाई पावर 2, सही है, इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर का मतलब क्या है 300 को आप 2 बार लिखो। सही है, 300 डिवाइडेड बाई 150 का मतलब क्या है आप 150 को 2 बार लिख लो। सही है, 150 सिंपल ये क्या आ जाएगा, सही है, 100 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू 300 को 300 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 3 3 are 9, 4 0 वैसे आ जाएंगे। सही है, 150 को 150 से मल्टीप्लाई 15 15 ये 2 2 5 और क्या है 2 0 वैसे आएंगे। ये आएगा आपके साथ ये। अब सिंपल आप क्या करो इसको डिवाइड करोगे तो आपके साथ आंसर क्या आएगा 4 आएगा और नीचे 1 आएगा। सही है, तो डायरेक्ट मैंने डिवाइड कर लिया।
अब तो आपके इसको यहाँ पर लिख लो, सही है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर आपको फाइनल आंसर डायरेक्ट आएगा। 100 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू 4 और 1। ये P2 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल क्या आएगा रिजल्ट आपके साथ, 4 पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 100। सिंपल पावर 2 क्या आएगा, 100 को 4 से डिवाइड कर दो, आपके साथ 25 आएगा। आंसर क्या आएगा, सिंपल 25 आएगा। किस तरह, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 0 ऊपर गया, फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक उसको दे दो, 2 5 जार 10। तो आंसर क्या आएगा 25 वाट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। सही है, सिंपल आपने यहाँ पर रेशियो पुट कर देना है। पोटेंशियल 1 क्या है, 300। आप इस सिंपल इस रेशियो को फाइंड कर दो, आपके साथ डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 25 वाट आएगा। तो इसको इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, आप यहाँ तक इसको सेव कर सकते हो। एमसीक्यूज नंबर 56, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टर है, उसको क्या क्या पैरेलल में कनेक्ट किया है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज 6 ओम। 3 रेजिस्टर है, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, हर एक का रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम। एंड देन कनेक्टेड विद 4 ओम। बाद में उसको 4 ओम के साथ क्या क्या कनेक्ट कर दिया, 4 ओम रेजिस्टर के साथ, टू हैव द टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या गया 6 ओम। आपने बात को समझना है कि 3 रेजिस्टर है, सही है, 3 रेजिस्टर है, उसको क्या क्या हर एक का रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, वो पैरेलल में कनेक्ट किए, वो पैरेलल में कनेक्ट है। फिर बाद में उसको 4 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और टोटल रेजिस्टेंस क्या गया 6 ओम। 3 तो आपको समझ आ गया, वो पैरेलल में। अब ये जो चौथा रेजिस्टर कनेक्ट किया है उसके साथ, ये सीरीज में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, किस तरह कनेक्ट किया है, और जो नेट रेजिस्टेंस क्या गया 6 ओम। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, 3 रेजिस्टर ऐसे ही है, वो पैरेलल में करें। पैरेलल में हम रेजिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं, आप एक लॉन्ग मेथड रेसिप्रोकल ले लो या डायरेक्ट सिंपल मेथड अप्लाई करो। डायरेक्ट मैंने क्या बताया था आपको, शॉर्ट ट्रिक, कि जब रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो, क्या एन नंबर ऑफ रेजिस्टर और हर एक की रेजिस्टेंस सेम हो, तो सिंपल आप पैरेलल में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, R डिवाइडेड बाय N। कितने रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, हर एक की रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, और क्या है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो आंसर क्या आ गया 2 ओम आ गया। सही है, तो आपको समझ आ गया। अब ये जो चौथा रेजिस्टर क्या है कनेक्ट किया है, चौथा रेजिस्टर क्या किया, इसके आंसर के साथ कनेक्ट कर दिया और नेट रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया। अब ये जो रेजिस्टर है 4 ओम का, ये इन तीनों के साथ पैरेलल में कनेक्ट या सीरीज में कनेक्ट, आपको नजर भी आ रहा है। इन तीनों का आंसर क्या आ गया, जो हर एक का रेजिस्टेंस क्या था 6 ओम, 2 ओम। अब मैं क्या करता हूँ, 2 ओम को क्या करता हूँ सीरीज में कनेक्ट, सीरीज में तो सिंपल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। सही, एक ये है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया 4 2 इज इक्वल टू 2 ओम प्लस, मैं अब इस 4 ओम रेजिस्टर को इसके साथ क्या कर रहा हूँ, पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ 4 ओम। तो आंसर क्या आ गया 6 आंसर आ रहा है या नहीं। आपसे भी ये कह रहे हैं कि 3 रेजिस्टर है, हर एक की रेजिस्टेंस 6 है और वो तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। बाद में उसको 4 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया और रेजिस्टेंस कितनी आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या गया 6 ओम। अब ये बताओ, ये 4 वाला ओम रेजिस्टर जो तीनों के साथ 3 पैरेलल में, उसके साथ जो कनेक्ट कर दिया हमने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट, किस में, तो आपको नजर भी आ रहा है किस में हमने कनेक्ट कर दिया, सीरीज। आपको नजर भी आ रहा है, हमने तीनों का आंसर क्या लाया, जो तीनों पैरेलल में थे, शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला हमने यूज किया, क्या गया 2 ओम, और उसको फिर 2 ओम आ गया। फिर इसी जो आंसर आ गया, इस आंसर 2 ओम, मतलब इन तीनों का आंसर क्या गया 2। अब हमने क्या किया, जो चौथा रेजिस्टर था ये 4 ओम वाला रेजिस्टर, हमने क्या किया, इस 2 ओम के साथ क्या किया सीरीज में कनेक्ट कर दिया, आंसर क्या गया 6। तो हमें आंसर में भी गिवन है कि 6 ओम टोटल आना चाहिए। तो जब हमने 4 वाला रेजिस्टर, 4 ओम वाला रेजिस्टर इसके नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टर में क्या क्या ऐड कर दिया, सिंपल सीरीज में हम ऐड करते, तो आंसर 6 आ गया। तो हमें समझ बात आ गया कि ये जो चौथा रेजिस्टर है ये किस में कनेक्ट होगा, इन 3 पैरेलल में, जो 3 पैरेलल में कनेक्ट है, ये चौथा रेजिस्टर उसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, चौथा रेजिस्टर उसके साथ क्या है सीरीज में कनेक्ट है। तो ये बात आपको समझ आ गई सीरीज में। अब इसके बाद कांस्टेंट इन ओहम लॉ इज, याद रखना ओहम लॉ में कांस्टेंट क्या है, जो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं वो क्या है। ऑप्शन ए 1 डिवाइडेड बाय आर, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बी क्या है, जी का मतलब क्या है कंडक्टेंस। बाज़ औक़ात इसको हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में के लिखा हुआ है, सी जी या के दोनों सेम है। कंडक्टेंस को हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी से भी। सी ऑप्शन में क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। आपका ऑप्शन क्या होगा, जो ओहम लॉ में, ओहम लॉ क्या है, ओहम लॉ मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। ओहम लॉ किसके इक्वल है, ओहम लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। अब आपको ओहम लॉ में बाज़ाहिर नजर आ रहा है कि
यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है, रेजिस्टेंस, और ऑप्शन में भी रेजिस्टेंस मौजूद है आर, मगर याद रखना ये रेजिस्टेंस क्या कांस्टेंट नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, ओहम लॉ में रेजिस्टेंस नहीं है। हम अक्सर क्या कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है ओहम लॉ में वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो हमारे साथ रिलेशन होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं 1 और आर, क्या लगाते हैं 1 और आर, तो I इज इक्वल टू 1 और R मल्टीप्लाई बाई V। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है वो 1 और R आ रहा है। याद रखना ये करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो हम कांस्टेंट उसके साथ लगाते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट उसके साथ लगाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कांस्टेंट आपने करंट के साथ क्यों नहीं लगाया, आपने कांस्टेंट वोल्टेज के साथ क्यों लगाया, इसलिए मैंने वोल्टेज के साथ लगाया कि करंट क्या है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे, तब करंट क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे। इसलिए तो करंट किस पर डिपेंडेंट है, वोल्टेज, वोल्टेज इंडिपेंडेंट है और करंट डिपेंडेंट है। तो हमें कांस्टेंट किसके साथ लगाना चाहिए, हम किसके साथ लगाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लगाते हैं। तो इसलिए अगर आपने क्या लगाया, पोटेंशियल निकालना है, तो ये फार्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस करंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या जाएगा आई आर इज इक्वल टू वी। तो ये ओहम लॉ का फार्मूला बन गया। हमें बाहर क्या नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ओहम लॉ में, मगर याद रखना रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। 1 और आर किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ये 1 और आर किसके इक्वल है, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, कंडक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का रिवर्स क्या होगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन, कंडक्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसलिए 1 और आर किसके इक्वल है, कंडक्टेंस के इक्वल है। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो 1 और आर की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं कि 1 और आर की जगह क्या है, जी बी लिख सकते हैं। तो जी बी लिख सकते हैं। तो याद रखना 1 और आर और जी दोनों क्या है, ओहम लॉ में क्या है, कांस्टेंट, दोनों क्या है, ओहम लॉ में कांस्टेंट। तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि कांस्टेंट तो 1 और आर है, फिर 1 और आर की जगह हम जी भी लिख सकते हैं, मतलब कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। कुछ बुक में ओहम लॉ का स्टेटमेंट इस तरह, मतलब ड्राइव इस तरह किया हुआ है कि करंट इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, और कुछ बुक में इस तरह लिखा हुआ है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके साथ लगाया हुआ है, V इज इक्वल टू G, या इसके साथ कंडक्टेंस की जगह क्या लिखा हुआ है, K भी लिखा हुआ है I। तो यहाँ पर ये K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना ये फॉर्म भी सही है ओहम लॉ का डेरिवेशन का, और ये फॉर्म भी सही है, और सबसे ज्यादा जो करेक्ट फॉर्म है ओहम लॉ का वो ये है, ये कि करंट इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन करंट, या हमें ये बता रहे हैं कि वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन करंट। सही, मगर ये फॉर्म भी सही, ये फॉर्म भी सही, मगर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म है ओहम लॉ का वो ये है, सही है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कांस्टेंट क्या लगाया, के या जी, के या जे। तो ये के क्या है, कंडक्टेंस। तो याद रखना कांस्टेंट हमारे साथ के भी हो सकता है, 1 और आर भी हो सकता है। तो ओहम लॉ को हम दो फॉर्म में क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर के या जी, कंडक्टेंस भी हो सकता है कांस्टेंट, और 1 और आर भी हो सकता है। मगर याद रखना रेजिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं है। ओहम लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। हम रेजिस्टेंस को समझ रहे होते हैं, सही है। तो 1 और आर या कंडक्टेंस। अब यहाँ पर क्या, हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाई 20 वाट बल्ब। 20 वाट एक बल्ब है, उसकी जो पावर है वो 20 वाट है, उसकी वो पावर की वजह से मतलब वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया इन 30 सेकेंड। टाइम क्या है, 30 सेकेंड। अब नीचे क्या है ऑप्शन में, आप क्या गिवन है, 400 जूल। मतलब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी आपने फाइंड करना है कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट भी क्या है, हीट हमारे साथ क्या है, इन द हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। मतलब इनडायरेक्टली आपसे कह रहे हैं कि आप हीटिंग इफेक्ट क्या करो, फाइंड करो। और आपको पता भी है कि पावर का फार्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। आपको पावर भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, पावर भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, मगर ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला क्या है, जॉल्स लॉ, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT। ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, सही। ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ये हीटिंग इफेक्ट के लिए। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कुछ एमसीक्यूज इस तरह होते हैं। करंट की जगह क्या लिखा होता है, करंट किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR। तो इस तरह इस ओहम लॉ के मुताबिक करंट किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसलिए मैं इसको फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, V डिवाइडेड बाई R, V का B स्क्वायर, R का B स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस और टाइम, क्या है, टाइम। तो ये पोटेंशियल, ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ कैंसिल, तो हीटिंग इफेक्ट, या इसको सिंपल आप जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, V स्क्वायर
नीचे क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आएगा और ये रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये क्या है, ये भी हीटिंग इफेक्ट का दूसरा फॉर्म है। हीटिंग इफेक्ट का क्या है, दूसरा फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है। अब यहाँ पर आप पोटेंशियल की जगह V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दो तो वापस आपके साथ ये फॉर्म बन जाएगा। तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट अगर आपके साथ पोटेंशियल गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था, टाइम गिवन था, तो फिर ये यूज़ करो। अगर आपके पास क्या गिवन था, यहाँ पर आपके साथ क्या गिवन है, पावर गिवन है और साथ में टाइम गिवन है। पावर गिवन है और टाइम गिवन है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। और करंट गिवन नहीं है, ये सिंपल मैंने हीटिंग इफेक्ट के फार्मूले बता दिया। अगर करंट गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था, टाइम गिवन था, तो ये यूज़ करना है, सही है, जॉल्स लॉ। मगर इस जो एमसीक्यूज है यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पावर गिवन है और सेकंड टाइम गिवन है। तो इसी फार्मूले में इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। हीटिंग इफेक्ट को हम सिंपल किस तरह फाइंड कर सकते हैं, सिंपल H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये किसके इक्वल है, पावर के इक्वल है। यानी मैंने पावर के 3 फार्मूले आपको बताए थे। पावर के कितने फार्मूले बताए थे, 3। इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, सही है, ये आपने अगर नोट कर लिया। पावर के कितने फार्मूले, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वैसे मैंने लेक्चर में पावर के 11-12 फार्मूले बताए वहाँ पर, सही है, मगर ये 3 फार्मूले जो क्या है वो हर जगह यूज़ होते हैं, सही है। अब यहाँ पर आई स्क्वायर आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, पावर। तो हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू आई स्क्वायर आर की जगह मैंने क्या लिख लिया, पी मल्टीप्लाई बाई टी। तो अब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूंगा, सही है। हीटिंग इफेक्ट का एक नया फार्मूला आ गया। हीटिंग इफेक्ट को 2 मैंने और ड्राइव कर लिया, ये तीसरा फार्मूला क्या, हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। क्योंकि आई स्क्वायर आर किसके इक्वल है, पावर का इक्वल है, तो इसलिए मैंने आई स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया, पावर। तो अब सिंपल आप हीटिंग इफेक्ट को फाइंड करो। पावर कितना गिवन है, 20, टाइम कितना गिवन है, 30 सेकेंड, सही है, 30 सेकेंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ार 6, 0 0 आएगा, सही है। तो 2 3 ज़ार 6 हमारे साथ क्या आ गया, पावर आ गया। पावर क्या आ गया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। पावर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ 600 आ रहा है। 600 क्या आ रहा है, हीटिंग में 600 जूल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लो, एक को 600 में कन्वर्ट कर, 600 से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 600 जॉल्स होगा, सही है। तो आपने सिंपल वो फार्मूला को यूज़ करना है। पावर क्या है 20, टाइम क्या है 30 सेकेंड। तो पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके साथ क्या आएगा, हीटिंग इफेक्ट सिंपल आएगा। 2 3 ज़ार 6, 6 आ गया, 2 0 यहाँ पर आ गया, सही है। तो आंसर आ गया, आंसर क्या है, 600 जॉल। इसके बाद कांस्टेंट करंट इज मेंटेन बाय अ बैटरी इन अ सर्किट। अब किसी भी सर्किट में कांस्टेंट करंट बैटरी मेंटेन करती है किसके ज़रिए, मतलब ईएमएफ के ज़रिए, थर्मिस्टर के ज़रिए, सर्किट के ज़रिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के ज़रिए। याद रखना है किसके ज़रिए, बैटरी कांस्टेंट करंट, मतलब कांस्टेंट का मतलब जिसको हम स्टेडी करंट भी कहते हैं। तो किसी भी सर्किट में स्टेडी करंट का मतलब कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो कब होगा, वहाँ पर फ्लो कब होगा, बैटरी के ज़रिए। बैटरी के ज़रिए मतलब बैटरी के अंदर एक सोर्स होगा जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। वो ईएमएफ क्या, बैटरी क्या चार्जेस को कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसको हम ईएमएफ का नाम देते हैं। कॉन्स्टेंटली चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट करते हैं। इस तरह चार्जेस कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, किसके ज़रिए, ईएमएफ ही के ज़रिए। तो इसको याद करना है, कांस्टेंट करंट किसके ज़रिए किसी भी सर्किट में फ्लो करता है, ईएमएफ के ज़रिए। और ईएमएफ कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी। बैटरी के अंदर ये एक पुश मौजूद है। यहाँ पर फॉर अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2 रेजिस्टर द रेजिस्टेंस विल बी। याद रखना ये दो आपके साथ, जब आप 2 रेजिस्टर को उठाओगे ना, उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तब आपके साथ क्या रिजल्ट हासिल होगा। नंबर 1, आर इक्विवेलेंस इज लेस देन R1, R equivalence is less than R2, R equivalence is less than R1 plus R2 dR। याद रखना, अगर आपने रेजिस्टेंस को कम कर देना है तो आप क्या करो, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। अगर आपने रेजिस्टेंस को कम करना है तो आप उसको सिंपल किस में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में कनेक्ट करो। ये आपको पता भी है कि पैरेलल में क्यों, क्योंकि पैरेलल में हम रेसिप्रोकल ऐड करते हैं। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जब फाइंड करते हैं तो रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, सही। तो इसलिए जो पैरेलल में होगा ना, आर इक्विवेलेंस क्या होगा, पैरेलल में जब आप आर इक्विवेलेंस फाइंड करोगे तो वो सबसे कम आएगा, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, तो R1 से भी कम आएगा। तो आर इक्विवेलेंस क्या होगा, R2 से भी क्या आएगा, कम आएगा, मतलब R1 भी से ज़्यादा होगा, R2 भी। जितने रेजिस्टर आप लगाओगे पैरेलल में, जो इक्विवेलेंस रेजिस्टर फाइनल आंसर आप लाओगे तो वो सबसे कम आएगा। और आप इन दोनों के सम से भी क्या आएगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टर क्या आएगा, कम आएगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, ये आपने याद करना है। अब सीरीज में इसका उल्टा केस होगा। सीरीज में आपने खुद क्या करना है, मैंने एक्सक्यूज नहीं लिखा है, तो सीरीज का क्या करना है, अगर आपसे कही कि 2 रेजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्ट है, तो फिर ये सारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ये फिर आर इक्विवेलेंस मतलब सीरीज में अगर आपने
अगर रेजिस्टेंस को ज़्यादा लाना है तो फिर आप तमाम रेजिस्टर को किस में कनेक्ट करो, तमाम रेजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करो। सीरीज़ में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस रेजिस्टर को किस तरह फाइंड करते हैं, सिंपल रेजिस्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसलिए सीरीज़ में क्या है, इक्विवेलेंस रेजिस्टर सबसे ज़्यादा आता है, लार्जेस्ट रेजिस्टर से भी ज़्यादा आता है। तो इसलिए फिर इक्विवेलेंस रेजिस्टर R1 से भी ज़्यादा होगा, R2 से भी ज़्यादा होगा, और इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इक्विवेलेंस रेजिस्टर इन दो के सम के इक्वल होगा सीरीज़ में। इस तरह आपको नज़र भी आ रहा है। सीरीज़ में इन तमाम को रिवर्स कर दो। सही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पैरेलल में कि पैरेलल में किस तरह इक्विवेलेंस रेजिस्टर स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आता है। यहाँ पर आपके साथ एक रेजिस्टर क्या है 6 ओम, दूसरा क्या है 12 ओम, दो रेजिस्टर है। अगर आपने सिंपल इसको पैरेलल में अपने फाइंड करना है इसका आंसर, तो पैरेलल में हम इक्विवेलेंस रेजिस्टर किस तरह फाइंड करते हैं, सिंपल रेसिप्रोकल ऐड करते हैं। अगर दो रेजिस्टर थे तो सिंपल आप इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ये क्या है, शॉर्टकट रूल है। जब दो रेजिस्टर का प्रोडक्ट, दोनों रेजिस्टर का प्रोडक्ट नीचे सम, या आप जो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, उनका रेसिप्रोकल ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। सही है, प्रोडक्ट क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आएगा 72, इन दोनों का सम क्या आएगा 18। आप इन दोनों को डिवाइड करो, 2 9, 2 1 2 3 6, 2 6 12, इसी तरह 3 3 9, 3 1 3, एक उसको दे दो 2 8 16, इसी तरह 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18। सही है, 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो आंसर क्या आ गया 6। यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक कर ली। क्या आंसर आ गया 72 डिवाइडेड बाई 6 और 12 को ऐड करोगे क्या आएगा 18। सही है, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, एक उसको दे दो 2 6 12। सही है, 36 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर 12 आएगा। तो 3 1 3, 3 4 12। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या आ गया, दो रेजिस्टर्स थे वो पैरेलल में कनेक्ट थे, एक 6 ओम था, एक 12 ओम था। आपने उसका आंसर निकाल दिया, इक्विवेलेंस रेजिस्टर क्या आ गया 4 ओम। अब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ये 4 ओम, ये जो इक्विवेलेंस रेजिस्टर आपके साथ क्या आ गया 4 ओम, ये दोनों क्या थे पैरेलल में कनेक्ट थे। अब ये इक्विवेलेंस 4 आ रहा है, ये 4 जो है इक्विवेलेंस रेजिस्टर, ये R1 मतलब लेट सपोज ये इसको आप R1 कहो, इसको R2 कहो, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टर R1 से भी कम है, इक्विवेलेंस रेजिस्टर R2 से भी कम है, इक्विवेलेंस रेजिस्टर इन दोनों के सम से भी क्या है कम है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। जबकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या आएगा ज़्यादा आएगा। सीरीज में ये सारे केसेस को अपनी रिवर्स कर देना है। सीरीज में अगर आप रेजिस्टर को ऐड करोगे, सीरीज में हम सिंपल क्या करते हैं रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो सीरीज में ये तमाम केसेस क्या होंगे रिवर्स होंगे। मगर सिंपल यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सीरीज में जो इक्विवेलेंस रेजिस्टर होगा वो इनके सम के बराबर होगा। सही है, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, ओ और डी के दरमियान, ओ और डी के दरमियान क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये और एक ये है। सही, ये वेटस्टोन ब्रिज का, लेट सपोज आपको पता नहीं है कि ये वेटस्टोन ब्रिज है या नहीं। लेट सपोज क्या है, वेटस्टोन ब्रिज पर मैंने डिटेल लेक्चर दिया, वहाँ पर मैंने कंडीशन भी बताई थी कि कौन सा वेटस्टोन ब्रिज है और कौन सा वेटस्टोन ब्रिज नहीं। फर्स्ट आपने देखना है कि ये जो दरमियान में यहाँ पर जो रजिस्टर कनेक्ट, इन चारों रजिस्टर के दरमियान जो ये रजिस्टर दरमियान में कनेक्ट है, अगर इसके साथ यहाँ पर बैटरी अटैच नहीं थी तो आपने समझ लेना है कि ये क्या है, एक कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा, क्योंकि बैटरी दरमियान वाले रजिस्टर से अटैच नहीं है। एक कंडीशन ये है, बैटरी क्या है यहाँ पर अटैच, और दूसरा कंडीशन ये, अगर इन दो रजिस्टर और इन दो रजिस्टर का रेशियो सेम आ गया तो मतलब ये क्या है, वेटस्टोन ब्रिज। या आप सिंपल इन दो का रेशियो या इन दो का रेशियो सेम आ गया, या सिंपल इन दो का रेशियो सेम आ गया, भी क्या आएगा, तो वो वेटस्टोन ब्रिज। लेट सपोज मैं इन दो का रेशियो लेता हूँ और इन दो का लेता हूँ 10 और 10, और इन दो का रेशियो लेता हूँ इज इक्वल टू 10 और 10। सही है, तो इन दो का रेशियो भी क्या आएगा 1 1, तो रेशियो क्या आ गया 1 रेशियो 1, क्या आ गया 1 रेशियो 1। सही है, आप इसको R1 कहो, इसको R2, इसको R3, इसको R4, तो क्या हो गया R1 डिवाइडेड बाई R3, R1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R4। आप इसका रिवर्स भी ले सकते हो, R1 और R2 इज इक्वल टू R3 और R4 रेशो से। इस तरह रेशो या इस तरह रेशो, इस तरह या इस तरह, दोनों क्या आएंगे सेम है। तो इन दोनों, अगर इस तरह रेजिस्टर का रेशो सेम आ रहा था और बैटरी क्या थी यहाँ पर कनेक्ट थी, बैटरी क्या थी दरमियान में कनेक्ट नहीं थी, तो तब आपने कंसिडर करना है कि ये क्या है, वेटस्टोन ब्रिज। और अब आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आपके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, आसान होगा। कंडीशन आपको समझ आ गया कि ये बैलेंस होने चाहिए, अपोजिट ये दो रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, और बैटरी यहाँ पर अटैच होने चाहिए, दरमियान में अटैच नहीं होना चाहिए। सही है, तो तब अगर ये बैलेंस थे तो यहाँ से करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा, और दरमियान वाला रेजिस्टेंस आपके साथ क्या है 10 ओम, तो तब यहाँ से करंट रिमूव नहीं करेगा, तो इस दरमियान वाले रेजिस्टेंस को आप क्या करो, खत्म कर दो।
अब यहाँ पर करंट क्या करेगा, नहीं गुजरेगा। यहाँ पर करंट क्या करेगा, दरमियान से करंट नहीं गुजरेगा। तो सिंपल, जब बैटरी से करंट यहाँ पर आएगा तो करंट यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। कुछ करंट इस साइड पे जाएगा और कुछ करंट इस साइड पे जाएगा। जहाँ पर करंट डिवाइड होगा तो आपने समझ लेना है वहाँ पर रेजिस्टर क्या है, पैरेलल में कनेक्ट। तो ये दो पैरेलल में हो गए। यहाँ पर करंट आ रहा है, जो करंट इस R1 से गुजर गया ना, इस पॉइंट पर जब आएगा ये करंट, तो यही करंट को एक रास्ता मिल रहा है, तो यही करंट R2 से भी गुजर रहा है। तो ये दो क्या होंगे, ये तो क्या होंगे, सीरीज में होंगे। इसी तरह ये दो भी क्या होंगे, R3 और R4 भी क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में हम रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं। तो इन दो का आंसर फाइंड करो, इन दो का फाइंड करो, और ये दो फिर आपस में क्या है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो का क्या आएगा, 10 + 10, 10 + 10 क्या आएगा, 20 ओम। इसी तरह इन दो का क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये दो भी आपस में क्या है, सीरीज, क्योंकि करंट जब यहाँ पर आ गया ना, तो जो करंट R3 से गुजरेगा, इस पॉइंट पर जब करंट आएगा, करंट के साथ एक रास्ता है, तो वो सिर्फ वो जो करंट इस R3 से गुजर गया वही R4 से भी गुजरेगा। तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका भी क्या आएगा, 10 + 10 क्या आएगा, 20 ओम। अब क्या करो, ये जो दोनों, अब ये इसका आंसर भी 20 आ गए, इन दोनों का भी 20। अब ये आपस में क्या है, सीरीज, आपस में क्या है, पैरेलल में। तो आप सिंपल इसका रेसिप्रोकल करो। R इक्विवेलेंस 1 / R इज इक्वल टू 1 / 20, 10 + 1 / 20 प्लस 1 / 20। तो एलसीएम क्या आएगा, 20 ऊपर क्या आएगा, 2, 2 1 = 2, ये 10 आएगा, इज इक्वल टू 1 और 10। याद रखना ये 1 और 10 आपका आंसर नहीं है, 1 और 10 आपका आंसर नहीं। यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 और 10। तो आपने क्या, इक्विवेलेंस, R इक्विवेलेंस फाइंड करना है। तो सिंपल R इक्विवेलेंस क्या है, आपने आंसर को रिवर्स कर देना है, 10 और 1। अगर नीचे 1 लिखो ना या लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके साथ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या आ गया, 10। आंसर क्या था, 10। आप मैं इसी एमसीक्यूज को थोड़ा चेंज करता हूँ, सही है, ताकि आप लाजमी नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही आ जाए, सही है, लाजमी नहीं कि वहाँ पर 10 और 10, 10 और 10, आपको इस तरह रेशो भी आ सकता है, सही है। अब लेट सपोज ये 10 में यहाँ पर मिटा रहा हूँ, मैं एमसीक्यूज को चेंज कर रहा हूँ, सही है। अभी मैं एमसीक्यूज को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। इसी तरह ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 2, और यहाँ पर क्या है, 4। यहाँ पर आप लेट सपोज 4 लिखो और यहाँ पर क्या लिखो, 8, और दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, 10 ओम। अब यहाँ पर जब करंट आएगा, लेट सपोज आपको समझ नहीं आ रहा है, ये तो पैरेलल में हो गया। जब करंट इस पॉइंट पर पहुँच गया, जब इस पॉइंट पर पहुंच गया तो करंट को ये रास्ता भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो आपको कोई भी, जब आपको समझ ना आ रहा हो कि ये सीरीज में या पैरेलल, तो तब आपने समझ लेना है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज, मगर कंडीशन को देखते हुए कि बैटरी यहाँ से अटैच नहीं होनी चाहिए, दरमियान वाली रेजिस्टेंस बैटरी बिल्कुल यहाँ पर अटैच होनी चाहिए, और इन दो का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। अब मैं देखता हूँ 2:4, इन दो का रेशियो लेते हो, या इन दो का ले लो, इन दो का ले लो, या इन दो का ले लो, इन दो का ले लो, दोनों का सेम आना चाहिए। अगर रेशियो सेम आ गया तो बैटरी यहाँ पर अटैच नहीं थी, अक्रॉस यहाँ पर, तो ये दरमियान वाला रेजिस्टेंस रिमूव करो, आपके साथ सिंपल आंसर आएगा। ये दो सीरीज में हो जाएंगे, फिर दोनों आपस में पैरेलल में, आंसर आपके साथ आएगा। किस तरह में, 2:4 इज इक्वल टू 4:8। आप आंसर देखना, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8। रेशियो यहाँ पर भी क्या रहा है, 1:2, यहाँ पर भी 1:2। तो आपके साथ कंडीशन सेटिस्फाई है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि इन दो का रेशियो क्या है, सेम आ रहा है। जब इन दो का रेशियो सेम आएगा रेजिस्टर का, तो दरमियान में से कोई भी करंट नहीं गुजरेगा। जब दरमियान में से कोई भी करंट नहीं गुजरेगा, आपके लिए आसानी हो गई। आपके लिए किस तरह आसानी, तो अब आप सिंपल ये दो सीरीज में, ये दो भी सीरीज में, फिर आपस में क्या है, पैरेलल में। आप आंसर क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। 2 + 4 सीरीज में हम सिंपल 8 करते हैं, 2 + 4 क्या आ गया, 6। इसी तरह 4 + 8 क्या आ गया, 12 आ गया, सी ये क्या आ गया, 12। तो अब क्या करें, इन दोनों का रेसिप्रोकल, 1 और R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 और 6 + 1 और 12। आप सिंपल इसका एलसीएम ले लो, जो भी आंसर आ जाएगा उसको रिवर्स कर देना, आपका R इक्विवेलेंस आएगा इन दोनों के अक्रॉस। तो ये क्या गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड भी इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम और एमसीक्यूज पढ़ेंगे। 62 एमसीक्यूज क्या है कि 5 ओम आपके साथ रेजिस्टेंस गिवन है, 6 ओम 7 ओम आर ज्वाइंट इन पैरेलल। ये 3 रेजिस्टर है और उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 5 6 7, कि इसको पैरेलल में क्या किया, ज्वाइन कर दिया। इफ वोल्टेज इज 20 वोल्ट, अगर वोल्टेज क्या हो, 20 हो अक्रॉस 5 ओम, मतलब 5 ओम जो एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज 20 थी, वोल्टेज क्या थी 20, देन वोल्टेज अक्रॉस द 6 ओम एंड 7 ओम। मतलब आपको ये एक्सक्यूज में क्या कह रहे हैं, 3 रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस गिवन है, आपको कह रहे हैं इन तीनों को किस में गिवन है, पैरेलल में ज्वाइन है। पैरेलल में क्या है, कनेक्ट है। आपसे पूछ रहे हैं अगर 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है
मतलब अगर 5 ओम रजिस्टर है, इसके जो रजिस्टर्स मतलब यहाँ पर एक रजिस्टर है, उसकी रजिस्टर्स क्या है 5 ओम, मतलब 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या है 20 वोल्ट, सिंपल। तो आपके साथ 6 और 7 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, ये आपसे सिंपल कह रहे हैं। और ये तीनों रजिस्टर किस में कनेक्ट है, पैरेलल। अब आपको एक बात है, मैंने आपको बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अगर आप यहाँ पर 10 भी और कनेक्ट करो, जितना वोल्टेज 5 को मिल रहा है वही 6 को मिलेगा, वही 7 आपको नजर भी आ रहा है। पैरेलल में मैंने आपको बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। और सीरीज में करंट क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो इसलिए जो वोल्टेज 5 को मिलेगा वही 6 को मिलेगा, वही 7 को मिलेगा। इसलिए 6 और 7 के ओम भी क्या होगा, वोल्टेज 20 ही होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है सारे रेजिस्टर, तो इसलिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट। रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ, एरिया, करंट और टेम्परेचर। याद रखना, करंट पर टेम्परेचर नहीं डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सही है। और याद रखना रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर, मेटल्स में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि सेमीकंडक्टर, डायोड, इसमें रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ये भी मैंने आपको बताया। और उसी तरह मैंने आपको बताया कि ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, जबकि रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, V डिवाइडेड बाई I। आपको मैंने ये एमसीक्यूज कराया भी कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ करंट की वन है, तो आपने वोल्टेज को भी इस दिन में याद क्या करना है, रखना है कि वोल्टेज और करंट पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। अब क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन ऑफ 20। आप एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है, किसी भी सोर्स को दे रहा है, एंड रेजिस्टेंस इज 6 ओम, वहाँ पर रेजिस्टेंस 6 ओम है। आपसे सिंपल क्या पूछ रहा है कि पावर फाइंड करो। अब पावर आपने किस तरह फाइंड करना है, अब यहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, पावर के बेशुमार फार्मूले क्या है, फार्मूले 20 वोल्ट और 6 ओम, सही है। आपको क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और क्या गिवन है, वोल्टेज। पावर का कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, पावर इज इक्वल टू क्या गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है। वोल्टेज पावर इज इक्वल टू यहाँ पर कौन सा, V स्क्वेयर और R, ये वाला फार्मूला यूज होगा। क्यों, क्योंकि आपको वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो ये फार्मूला यूज होगा। सिंपल आप क्या फाइंड करोगे, पावर। पावर को आप किस तरह फाइंड करोगे, पावर इज इक्वल टू, सिंपल आसान में कीजिए, वोल्टेज कितना है 20, मतलब वोल्टेज का स्क्वायर, मतलब आप इसको 2 बार लिख लो, सही है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, सही है। तो 2 को जब आप ये क्या है 6 ओम, सिंपल ये क्या है 6 ओम, सही है। 2 2 जार 4 क्या आएगा 4 और 2 जरूर इसके साथ लगाओ, डिवाइडेड बाई 6, सही है। आंसर मैंने क्या लिखा है 200 डिवाइडेड बाई 3, 300 डिवाइडेड बाई 2 और डी ऑप्शन। यहाँ पर आंसर 2 2 जार 4 और 2 जरूर साथ में लिखेंगे, तो ये क्या होगा, जबकि यहाँ पर एक डी और एक एफ ऑप्शन भी लिखो, सही है। एफ ऑप्शन आपने क्या लिखना है 400 डिवाइडेड बाई 6, सही है। तो आंसर क्या आ रहा है 400 डिवाइडेड बाई 6। याद रखना इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एफ ऑप्शन। आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, इस तरह फॉर्म में भी आ सकता है। अगर हो सकता है आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर गिवन था, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 जीरो ऊपर जाएंगे, 2 1 जार 2, यहाँ पर 2 1 जार 2, 100 पावर क्या आ रहा है 100 वाट, तो ये किसके इक्वल है 100 वाट। इसकी जगह के साथ 100 वाट भी आ सकता है, सही है। तो इसलिए इस फॉर्म में गिवन हो या इस फॉर्म में गिवन हो, आंसर क्या है सेम है, सही है। तो इसलिए मैंने आसानी के लिए 400 डिवाइडेड बाई 6 ऑप्शन में दे दिया ताकि जल्दी आ सके। हाँ, और यहाँ पर वाट लिखना लाजमी है। 100 या 400 डिवाइडेड बाई 6 या इसका आंसर है। तो सिंपल अपने पावर के फार्मूले को देखना है। पावर के मैंने वहाँ पर लेक्चर दिया, मैंने तमाम फार्मूले पावर के पढ़ाए, तो अपने पावर के फार्मूले को देखना है कि डेटा के मुताबिक अपने पावर के फार्मूले को यूज़ करना है। इसके बाद 64 एमसीक्यूज हो गया, इसका ऑप्शन क्या है एफ। इसके बाद 65 एमसीक्यूज, 64 हो गया, अब 65 एमसीक्यूज आ गया, सही है। 65 एमसीक्यूज है हमारे साथ क्या कह रहे हैं कि 60 यहाँ पर फाइंड नेट रेजिस्टेंस, नेट RE मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये ए, इसके अक्रॉस अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड करना है। सर्किट कितना लंबा है, इससे अगर 10 गुना और लंबा हो जाए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको नजर भी आ रहा है कि जब करंट इस पॉइंट पर आएगा तो करंट इस पॉइंट पर डिवाइड होगा, इस साइड पे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी। तो ये तीनों क्या है पैरेलल में, ये तीनों भी पैरेलल में, ये तीनों भी पैरेलल में। और ख़ास बात फिर क्या है, अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रेजिस्टेंस के सर्किट आते हैं वो सिंपल ट्रिक से ही सोल्व होते हैं, मतलब वो इतने मुश्किल नहीं होते, हम इतने मुश्किल के प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, यहाँ पर इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, यहाँ पर इसका भी 3, इसका भी 3, मतलब सब जो कितने रेजिस्टेंस 9 रेजिस्टेंस है और हर एक का रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम। पहले इनको आप सोल्व करो, फिर इनको और फिर ये तीनों क्या आपस में सीरीज में, तो आंसर क्या है डायरेक्ट आएगा। मैं यहाँ पर अभी 1 मिनट में इसका आंसर आएगा। सबसे आसान एमसीक्यूज है ये,
सबसे लेंथी मतलब बहुत क्या लंबा नजर आ रहा है मगर सबसे आसान है। ये तीनों क्या आपस में पैरेलल में, तो आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। आपको मैंने एक पैरेलल में जो आपको बताया था कि आप सिंपल इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हो 1 ओवर आर क्यू, इस तरह लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। लॉन्ग मेथड क्या है 1 ओवर आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 3 + 1 r 3 + 1 r 3। यहाँ पर जो आंसर आएगा तो इस पूरे तीनों का इक्विवेलेंस होगा। मगर मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। ट्रिक क्या बताया था मैंने आपको कि अगर 3 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस थे वो पैरेलल में क्या थे, कनेक्ट थे, तो उसके लिए सिंपल आप क्या आर इक्विवेलेंस अगर आपने फाइंड करना है तो r / n, सही है। तो रेजिस्टेंस क्या है 3, हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो 3 और कितने 3 3 से क्या होगा 1। इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या है क्या 1। उसी तरह ये फर्स्ट जो 3 डब्बे हैं ये क्या है रेजिस्टेंस हो शेकर। अब इसके अक्रॉस ये भी तीनों क्या आपस में पैरेलल में और तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। आप इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करो, ट्रिक यूज करो, सिंपल ट्रिक, टाइम आपका भी सेव होगा। उसी तरह r / n, हर एक का रेजिस्टेंस 3 ओम है और कितने टोटल कितने 3, इसका भी क्या आएगा 1 ओम। ओम आपने साथ लिखना है, सही है। मैं जल्दी में अब ये तीनों भी क्या है पैरेलल में, क्योंकि आपको नजर भी आ रहा है जब करंट इस पॉइंट आएगा इस करंट यहाँ पर भी जाएगा यहाँ पर भी जाएगा, डिवाइड हो रहा है क्योंकि पैरेलल में करंट सेम नहीं होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो आप 3 का इक्विवेलेंस रेजिस्टर आप फिर से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो। अगर आप लॉन्ग मेथड से करते हो, लॉन्ग जो आपके लिए आसान हो, शॉर्ट ट्रिक सबसे आसान है, टाइम भी सेम होगा, सेव होगा आपका। 3 3 3 तो रेजिस्टेंस r / n, हर एक का रेजिस्टेंस 3 ओम में, नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने 3, इसका भी क्या आएगा 1 ओम। अब ये तीनों क्या हो गए इस तरह, हर एक मतलब ये तीनों अब एक क्या हो गए इस तरह, ये तीनों आपस में अभी क्या है सीरीज में मिल गए। ये बी पॉइंट आ गया आपके साथ, ये ए, तीनों आपने सोल्व कर दिया। पहला उसका क्या 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, ये आपने सबको सोल्व कर दिया और ये तीनों आपस में क्या है सीरीज में। जब आपने सोल्व कर दिया तो इससे एक रेजिस्टेंस बन गया। आपने इसको सोल्व कर दिया, इसको आपने एक रेजिस्टर, आपका तमाम का रेजिस्टेंस क्या है आपने उसको एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख लिया। इसको आपने सोल्व कर दिया, उसको एक रेजिस्टर की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि आपने सबको सोल्व कर दिया। तो अब ये इस तरह फॉर्म में है। अब ये तीनों क्या है सीरीज में। सीरीज में हम सिंपल क्या करते हैं रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस को सिंपल क्या करते हैं ऐड करते हैं, सही है। या आप शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हो, शॉर्ट ट्रिक क्या है सीरीज में, जब रेजिस्टर क्या हो हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम हो और वो सीरीज में हो तो एन आर, सिंपल ये अब क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं। तो आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टर क्या है 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय हर एक की रेजिस्टेंस क्या है 1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 3 ओम। यहाँ पर ऑप्शन क्या है 1 ओम, इसके बाद फिर क्या है 3 ओम, इसके बाद 2 ओम, इसके बाद 70 ओम और यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख लेना, डी ऑप्शन लिख लेना। एफ ऑप्शन में क्या लिख लेना 3 ओम, सही है। मैंने जल्दी में लिखा है ऑप्शन सही, तो इसलिए ऑप्शन एफ क्या आपके साथ ऑप्शन क्या होगा एफ ही करेक्ट होगा। तो समझ आ गया, इसका भी 1 ओम आ रहा था, इसका भी 1 ओम आ रहा था, इसका भी 1 ओम आ रहा था। फिर ये क्या गया आप जब आपने सोल्व कर दिया ये तीनों क्या हो गया आपस में सीरीज में हो गए, सही है। तो सीरीज में हो गया तो अब आप सिंपल इसके आंसर को ऐड करो, इसके आंसर को क्या करो ऐड करो 1 1 1 1 1 1 3 ओम आपके साथ रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा 3 ओम। इसके बाद 66 व्हेन द लेंथ इज थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या है जब 3 गुना लेंथ को हम बढ़ा दे एंड एरिया बिकम 6 टाइम, एरिया को 6 गुना बढ़ा दे देन रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस क्या होगी। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, इस तरह एमसीक्यूज आपने क्या करा इस तरह आते भी है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, सही है। रेजिस्टिविटी तो क्या कांस्टेंट है उसका जिक्र है ही नहीं, तो इस तरह रेजिस्टेंस क्या है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेंथ को कितने गुना बढ़ा दिया थ्राइस, मतलब 3 टाइम क्या क्या लेंथ को, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, सी लेंथ को 3 गुना बढ़ा दिया और एरिया को 6 टाइम बढ़ा दिया, एरिया को क्या क्या 6 टाइम, तब रेजिस्टेंस क्या होगी। तो 3 1s are 3 3 2s are 6, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया हाफ हो गया 1/2। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है 1/2, ऑप्शन बी में क्या लिखा है 1/2r, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है बोथ, ऑप्शन डी में क्या है डबल। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन क्या होगा ए एंड बी क्या होगा करेक्ट होगा क्योंकि 1 और 2 आ रहा है, सही है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 67 में क्या लिखा है इफ करंट इज 10 एम्पेयर, अगर करंट क्या था 10 एम्पेयर था एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम, अगर रेजिस्टेंस क्या था 10 ओम अक्रॉस रेजिस्टर देन पावर लॉस्ट इज। अब आपने क्या फाइंड करना है पावर लॉस्ट फाइंड करना है। आपके साथ क्या गिवन है करंट गिवन है और क्या गिवन है रेजिस्टेंस गिवन है। पावर के फार्मूला क्या यूज, पावर के फार्मूले अपने डेटा के मुताबिक यूज करना है, पावर इज इक्वल टू I²R, ये वाला फार्मूला यूज होगा। क्यों करंट भी गिवन है रेजिस्टेंस भी गिवन है। सिंपल करंट क्या है करंट 10 एम्पेयर, तो पावर इज इक्वल टू करंट की जगह आप क्या लिखो 10
मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि करंट का स्क्वायर, आप 10 का स्क्वायर ले लो या सिंपल इसको 2 दफ़ा लिखो सेम होगा। मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस भी क्या है 10 ओम 10, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1000 वाट आंसर आएगा आपके साथ। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो या था अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 68। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ अ फोर्स इज 20 न्यूटन, फोर्स हमारे साथ क्या है 20 न्यूटन एंड वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, देन पावर विल। अब यहाँ पर आपसे पावर पूछ रहे हैं मगर गिवन डेटा में क्या है फोर्स और वेलोसिटी। अब अपने पावर का कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, याद रखना यहाँ पर पावर पर मैंने लेक्चर दिया था, वहाँ पर मैंने पावर के पॉसिबल तमाम रिलेशन बताए। तो पावर का एक फार्मूला ये भी आपने नोट करना है कि पावर इज इक्वल टू, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर आप डॉट को रिमूव करोगे तो क्या आएगा एफ वी कोस थीटा। सही है, यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है तो इसलिए एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है। तो अगर एंगल गिवन था तो आपने एंगल भी पुट करना होता है। सही है, एंगल गिवन नहीं, अगर यहाँ पर एंगल भी गिवन होता तो फिर आप पर एंगल भी पुट करना होता है। अब सिंपल क्या गिवन है, फोर्स और वेलोसिटी गिवन है। तो सिंपल आपके साथ पावर क्या है, पावर फोर्स कितना गिवन है, फोर्स 20 न्यूटन और वेलोसिटी 10 न्यूटन। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आंसर आपके साथ क्या आएगा 200 मीटर पर सेकेंड और साथ में न्यूटन। आपको याद होना चाहिए कि मैंने पावर के बहुत सारे यूनिट भी बताया था। पावर का ऐसा यूनिट क्या है वाट, ये भी पावर का यूनिट है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। सही है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड ये भी क्या है पावर का यूनिट, क्योंकि पावर किसके इक्वल है फोर्स और वेलोसिटी। फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है न्यूटन किसके इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, और साथ में वेलोसिटी क्या है उससे मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, जो यूनिट बनेगा यूनिट क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर, मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2 या पर सेकेंड की पावर -1, तो क्या बन जाएगा सेकेंड की पावर -3। ये क्या बन गया पावर का बेस यूनिट, पावर का ये क्या बन गया बेस। तो ये क्या है पावर का बेस यूनिट है, ये भी आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर आ गया कि पावर का बेस यूनिट क्या है। ये पावर का क्या है बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर क्यूबिक। सही है, सेकंड की पावर -3, तो ये पावर का बेस यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट, पावर का बेस यूनिट, ये पावर के अदर यूनिट भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 200 न्यूटन। तो पावर का ये फार्मूला भी आपने नोट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है फोर्स और वेलोसिटी। इसके बाद द करंट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ कंडक्टर। अब किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब क्या है करंट, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करे या करंट मूव करे, ये प्रॉपर्टी कौन रिकॉग्नाइज करेगा, ये करंट जो किसी भी कंडक्टर में मूव करते हैं, वो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी कौन डिटरमाइन करेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ऑप्शन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑप्शन बी थर्मल वेलोसिटी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। यहाँ पर मैं एक कंडक्टर बना रहा हूँ, ये क्या हमारे साथ एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने क्या किया एक बैटरी के साथ क्या कर दिया अटैच कर दिया। आपने सबसे पहले ये समझना है सही है कि करंट किसी भी करंट को फ्लो मतलब किसी भी कंडक्टर में करंट पास हो, मतलब करंट का मतलब क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, वहाँ से चार्जेस पास हो किसी भी कंडक्टर में करंट पास हो, किसी भी कंडक्टर में करंट पैदा हो, तो दो कंडीशन आपने याद रखनी है। उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरा कंडीशन उसको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना लाजमी है। तो दो कंडीशन अगर आपने अप्लाई कर दिया उस कंडक्टर को, तो वहाँ से करंट क्या करेगा फ्लो करेगा। फर्स्ट कंडीशन बैटरी क्या करना, बैटरी के साथ अटैच कर देना, बैटरी के साथ आपने अटैच कर दिया तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। सही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। सही है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, मतलब यहाँ पर क्या हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, अपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे तो आप यहाँ पर क्या करेगा करंट फ्लो करेगा। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है फॉर नेसेसरी कंडीशन टू फ्लो अ करंट या चार्जेस इन अ कंडक्टर। तो दो कंडीशन अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी। तो याद रखना जब मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई कर दिया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके साथ पहले बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मौजूद है, एक इस तरफ मूव कर रहा है, एक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एक ऊपर की तरफ, मतलब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊँ उससे कि ये क्या एक कंडक्टर है। अगर आप इसको बैटरी के साथ अटैच नहीं करोगे, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन एक इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है इरेगुलरली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर
इरेगुलर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इरेगुलरली जिगजैग मूव कर रहे हैं, यहाँ पर थर्मल वेलोसिटीज की प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ पर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, थर्मल वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी। थर्मल वेलोसिटी की वजह से क्या है, करंट फ्लो नहीं करता है, थर्मल वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? आप इस कंडक्टर को जितना भी हीट दोगे इलेक्ट्रॉन इरेगुलरली मूव कर रहे होंगे, तो अगर नेट वेलोसिटी आप इलेक्ट्रॉन की निकालोगे, नेट वेलोसिटी क्या होगी, नेट वेलोसिटी जीरो होगी, करंट फ्लो फिर भी नहीं, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, फिर भी कंडक्टर में करंट मौजूद नहीं है, इसलिए करंट मौजूद नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मूव कर रहे हैं, इरेगुलरली मूव कर रहे हैं। तो इसलिए थर्मल वेलोसिटी, अगर आप थर्मल वेलोसिटी से मतलब क्या है, वेलोसिटी किसकी वजह से, हीट की वजह से जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मल वेलोसिटी। तो हीट की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वो इरेगुलरली मूव कर रहे हैं। अगर आप नेट वेलोसिटी देखोगे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, 10 उस तरफ भी मूव करेंगे, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अगर आप इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, इसके साथ बैटरी अटैच करोगे, अगर आपने बैटरी अटैच कर दिया तो पोटेंशियल अप्लाई हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया, तो चार्जेस क्या करेंगे, इस तरफ फ्लो करेंगे, सारे एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे, सारे एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे, फिर कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो इस करंट की प्रॉपर्टी कौन डिटरमाइन कर रहा है, याद रखना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही डिटरमाइन कर रही है, थर्मल वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर रही है। कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल, ये तो बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। कंडक्टेंस याद रखना, अक्सर हम इतने ज़्यादा मतलब टफ एमसीक्यूज भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आसान हमसे क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो याद रखना, सारे 70% रिकॉलिंग बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, तो आपने तमाम तर रिकॉलिंग एमसीक्यूज को याद करना होता है। कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सिंपल कंडक्टिविटी। आपको मैंने बताया था एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, फ्लो। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, मतलब फ्लो, कितना कोई भी कंडक्टर चार्जेस करंट को कितना अलाउ करता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, जबकि उसका लेंथ 1 मीटर लेते हैं। जब आप 1 मीटर को लेंथ को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। 1 मीटर को 1 मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर क्यूब, इसको ये किसके इक्वल है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम भी कह सकते हो, 1 मीटर क्यूब वी वॉल्यूम, सही है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो ये क्या है, जब कंडक्टिविटी हमारे साथ भी क्या है, चार्जेस को अलाउ है, चार्जेस को कितना अलाउ करता है कोई भी कंडक्टर, मगर कंडक्टिविटी में हम डायमेंशन को स्पेसिफिक करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी क्या लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ को भी 1 मीटर लेते हैं। अब यहाँ पर जिस मतलब ये क्या हो गया, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। मतलब कोई भी कंडक्टर का अगर आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लोगे तो वो जितना इलेक्ट्रॉन को अलाउ करेंगे, जितना करंट को अलाउ करेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, कंडक्टिविटी। सही है। अगर मैं इस एमसीक्यूज को रिवर्स कर दूँ, कंडक्टेंस की जगह क्या लिखूँ, ये इसका ऑप्शन तो क्या हो गया, कंडक्टिविटी। अगर मैं इस एमसीक्यूज की कंडक्टेंस की जगह क्या लिख लूँ, कंडक्टेंस की जगह मैं क्या लिख लूँ, रेजिस्टेंस। सही है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही, मैं एक एमसीक्यू से 2-3 एमसीक्यूज मतलब वहाँ पर आपको ऑप्शन बताता हूँ कि रेजिस्टिविटी कब आएगी, तो इसलिए आपने एक एमसीक्यूज के पैरेलल 2-3 बताता हूँ ताकि उससे रिलेटेड हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो। अगर मैं कंडक्टेंस की जगह रेजिस्टेंस लिखूँ, रेजिस्टेंस उसी तरह ऑफर्ड बाय 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो फिर क्या होगा, फिर याद रखना, फिर वो रेजिस्टिविटी होगी। फिर क्या होगी, रेजिस्टिविटी भी उसी तरह होती है। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन, रेजिस्टिविटी भी उसी तरह अपोजिशन है, मगर रेजिस्टिविटी में हम क्या करते हैं, डायमेंशन को फिक्स करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर क्यूब लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, और लेंथ 1 मीटर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना रेजिस्टेंस होगी, जितना रुकावट होगी, उसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। अगर रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल तो फिर रेजिस्टिविटी आएगी। कंडक्टेंस ऑफर बाय 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल तो क्या कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसके बाद देयर आर 10 resistors, each of value is 4 ohm, least resistance is given by, मतलब आपके साथ 10 रेजिस्टर्स है और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 4 ओम है। आपसे पूछ क्या रहा है, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय लीस्ट रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस कब आएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे पहले अगर आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस हासिल करना है तो तमाम रेजिस्टर को किस में अटैच करो, सीरीज में अटैच करो, क्योंकि सीरीज में हम तमाम रेजिस्टेंस को एड अप करते हैं। रेजिस्टेंस पर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए। अगर आपने रेजिस्टेंस मिनिमम हासिल करना है, कम से कम रेजिस्टेंस हासिल करना है, तो तमाम रेजिस्टर को किस में अटैच करो, पैरेलल में। तो आपका कीवर्ड क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंस। आपने लीस्ट रेजिस्टेंस हासिल करना है, 10 रेजिस्टेंस है, तो आप 10 रेजिस्टेंस से अगर लीस्ट रेजिस्टेंस हासिल करना है तो आप क्या करो, उसको किस में अटैच करो, मतलब पैरेलल में अटैच करो, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हल करूँगा। मैंने आपको
आप डायरेक्ट इस तरह लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, मगर आप लॉन्ग मेथड की बजाय शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो। लॉन्ग मेथड क्या है, 1 और आर इक्विवेलेंस रेजिस्टर अगर आपने फाइंड करना है तो क्या हर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या है 4, तो कितने 10, तो 1 + 4 1 + 4 1 + 4 अप क्या आएगा 10, इस तरह ऐड करो, एलसीएम ले लो, जो आंसर आएगा उसको रिवर्स कर दो, वो आर इक्विवेलेंस आएगा, सही है। मगर आप इस लॉन्ग मेथड की बजाय मैंने आपको एक मेथड एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, अगर रेजिस्टेंस क्या थे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस थे और हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम थी, तो फिर आपने क्या करना है, पैरेलल में कौन सा शॉर्ट ट्रिक लगाना है, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय n, ये वाला शॉर्ट ट्रिक लगा देना है। अब तमाम रेजिस्टेंस मतलब 10 रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, तो ये ट्रिक अप्लाई करो पैरेलल के लिए, आपके साथ आंसर जल्दी आएगा। कितने रेजिस्टेंस है टोटल, हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, तो फिर 4 और n हमारे साथ क्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 10, सही, 2 2s are 4 2 5s are 10, तो आंसर क्या आ गया 2/5 ओम, ये सबसे कम, ये 2/5 ओम आ गया। इन तमाम को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस कम से कम, इससे कम नहीं आएगा, ये कम आएगा 2/5 ओम, तो आंसर क्या आएगा 2/5 ओम आएगा, सही है। अगर मैं इस एमसीक्यूज को रिवर्स कर दूं, यहाँ पर क्या लिखूँ, लीस्ट की जगह क्या लिखूँ मैक्सिमम, के उसी तरह 10 रेजिस्टेंस है, हर रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब हासिल होगी, तो फिर आपने क्या करना है, इसी को क्या कर देना है, उसी तरह जो मैंने आपको बताया था, अगर सीरीज में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस थे और हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम थी, तो आपने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करना है तो आप सिंपल फिर क्या करो, 10 दफ़ा क्या करो, इसको ऐड करो, 10 दफ़ा वो 10 प्लस क्या, हर रेजिस्टर की 10 रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, तो 4 + 4 + 4 + 4 अप टू 10, इस तरह भी आप कर सकते हो। अगर आप मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, शॉर्ट ट्रिक क्या, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, तो शॉर्ट ट्रिक हमेशा यूज़ करो, टाइम आपका सेव होगा, सही है। तो सीरीज है, अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हासिल करना है, ये तो हमारा जो स्टेटमेंट के मुताबिक ऑप्शन ये आ गया। अब मैंने लिस्ट की जगह क्या लिख लिया, मैक्सिमम, तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगी, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो शॉर्ट ट्रिक लगाना है n × r, तो यहाँ पर क्या आएगा, n कितना है, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 10 और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो 4 10s are 40 ओम, फिर क्या आएगा, अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा था तो फिर क्या आएगा 40 ओम, तो अभी मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसी लिस्ट की जगह मैक्सिमम आया था तो फिर 40 ओम, तो फिर ये शॉर्ट ट्रिक लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस कब आएगी, तो इसलिए मैंने पैरेलल, उसके पैरेलल मैक्सिमम वाला भी बता दिया, लिस्ट वाला भी बताया, तो दोनों आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। इसके बाद रेजिस्टर आर कंबाइंड इन पैरेलल मैनर एंड द पावर डिसिपेशन इज, अब ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब याद रखना कि रेजिस्टर क्या है, पैरेलल में कंबाइन है, सबसे की पॉइंट ये है कि रेजिस्टर किस में कंबाइन है, पैरेलल में कंबाइन। अब आपसे पूछ रहा है कि पावर डिसिपेशन क्या होगी, ऑप्शन ए में क्या होगा, पावर डिसिपेशन का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा, पावर डिसिपेशन का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा, सी में क्या है, बोथ ऑप्शन ये ए और बी, डी ऑप्शन में क्या है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब फिर क्या है, सारे जो रेजिस्टर है वो किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। मैंने आपको बताया था जब आपने पावर डिसिपेशन फाइंड करना हो तो अगर वो रेजिस्टर क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, तो यहाँ पर हमने कौन सा v² डिवाइडेड बाय r, तो अब फिर हमने ये रिलेशन यूज़ करना है। अगर तमाम क्या थे, रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट थे, तो अगर सीरीज में कनेक्ट है तो फिर आप ये फार्मूला क्या करोगे, यूज़ करोगे, तो सॉरी सीरीज में नहीं, पैरेलल में कनेक्ट थे। अगर रेजिस्टर क्या थे, पैरेलल में कनेक्ट थे, तो फिर आपने पावर डिसिपेशन फाइंड करना है, तो ये फार्मूला क्या करोगे, यूज़ करोगे, किस में, पैरेलल के लिए, सही है, पैरेलल के लिए। अब उसी पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वी क्या रहता है, सेम रहता है। जब वोल्टेज सेम होगा, इस रिलेशन अभी आपको क्या बता रहा है, ये रिलेशन आपको बता रहा है जब वोल्टेज सेम होगा तो पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा, पावर इज इनवर्सली रिलेशन टू रेजिस्टेंस, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सिंपल, ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जब क्या हो, पैरेलल में रेजिस्टर कनेक्ट हो, आपसे पावर डिसिपेशन मांग रहे हो, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, जब वोल्टेज सेम होगा तो पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन क्या आ गया, करेक्ट आ गया। अब इसके बाद अगर लेट सपोज आपके ज़हन में ये भी आ सकता है, अगर ये रेजिस्टर को हम किस में कनेक्ट कर दे, सीरीज में कनेक्ट कर दे, अगर इसी रेजिस्टर्स को हम किस में सीरीज में कनेक्ट करें, फिर आपसे पूछिए पावर डिसिपेशन क्या होगी, और सीरीज में मैंने आपको बताया था कि पावर इज इक्वल टू I² R। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट I क्या होता है, सेम होता है।
फिर पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा, पावर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर सीरीज का आया था फिर पावर डिसिपेशन आपसे पूछ रहा था कि पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा, तब पावर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर पैरेलल आया था तो फिर पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। ये भी ऑप्शन तब होगा अगर यहाँ पर सीरीज था। सही, तो हमारे स्टेटमेंट के मुताबिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस पैरेलल। तो मैंने सीरीज का भी बता दिया। सही है, सीरीज के लिए फिर ये रिलेशन होगा। तो अपने सीरीज पैरेलल दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने दोनों का याद करना है। अब इसके बाद के 73 एमसीक्यूज क्या है कि व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सही है, इंटरनल रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाए तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो ऑफ अ सोर्स, देन जब किसी भी सोर्स का मतलब क्या है, बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तब जो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तब हमारे साथ कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट होगा। आपने सिंपल रिलेशन को याद करना है कि ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल इज प्लस आई आर। आर स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो करंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये तो पूरा टर्म क्या बन जाएगा, जीरो। ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, जीरो। तो वीटी की जगह मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ पोटेंशियल किसके इक्वल है, आई आर। पोटेंशियल किसके इक्वल है, आई आर के इक्वल है। तो मैं इस वीटी की जगह आई आर लिख सकता हूँ, यानी ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि आर क्या हो गया, जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया, जब जीरो आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो सब कुछ जीरो, ये पूरा टर्म तो चला गया। अब सिंपल ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर वी भी आ सकता है, मगर आपको वी गिवन नहीं है। यहाँ पर क्या गिवन है, ये सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, वी। सी ऑप्शन क्या करो, इसको मिटाओ, मैंने दो ऑप्शन किया। सी ऑप्शन में आप क्या लिखो, आई स्मॉल आर। सही, आई और स्मॉल आर। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ईएमएफ इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल किसके इक्वल है, आई आर। तो ईएमएफ किसके इक्वल आ गया, आई आर के इक्वल आ गया। ईएमएफ किसके इक्वल आ गया, आई आर। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सही, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ तक 73 एमसीक्यूज हो गया। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइट पे हो जाता हूँ।